मिलर। स्टैनली मिलर जो आपके यहाँ पे साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्चुअली अपना एपरेटस बनाया ग्लास वाला, आपको याद होगा ग्लास वाला एपरेटस उन्होंने बनाया, और वो चीज को प्रूव किया कि जो भी ओपरेन हार्डन कह रहे थे वो बात उनकी वहां पे बिल्कुल सही थी। तो जो भी उनका वहां पे डिस्कशन था, जो भी उनकी वहां पे बातें थी कि आपका किस तरीके से आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने होंगे प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर के अंदर, ये बात आपकी प्रूव की गई थी, ये बात आपकी सच साबित हुई थी बाय द वर्क डन बाय माय स्टैनली मिलर। सो यस, दैट वाज माय मिलर्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इसके थ्रू हमने यहाँ पे कर लिया था। हाँ जी मुस्कान बताइए। मुस्कान आपका हैंड रेज है। ऑलराइट, ठीक है। सो दिस इज समथिंग वी हैव सीन। उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ सेल्स देखे थे। सलम कुमारी क्या हो गया, सवाल का जस्ट चेकिंग कि उनका हैंड रेज हो रहा है नहीं हो रहा। ओके, नाउ लेट मी कम बैक ओवर हियर एंड स्टोरी को थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं एंड देन फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज हमें क्या सीखना है इसके अंदर, व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस। स्टैनली मिलर की कहानी हम यहाँ पे समझ चुके थे, हमने देखा था कि कहाँ पे इनका किस तरीके से यहाँ पे आपका एक एक्यूमुलेट हुआ था, आपका यहाँ पे एक तार यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ था, और जिसके अंदर आपको यहाँ पे 3 अमाइन एसिड आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, एलेनिन, ग्लाइसिन एंड एस्पार्टिक एसिड, आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे क्लियर कट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। सो दैट वाज अ वेरी गुड प्रूफ यहाँ पे था कि आपके ये मॉलिक्यूल्स आपके यहाँ पे बन सकते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स आपके बनाए जा सकते हैं, और अगर आपके सिंपल मॉलिक्यूल बनाए जा सकते हैं तो इनमें से आप फिर कॉम्प्लेक्स पॉलीमर भी आप यहाँ पे बना सकते हो। ये काफी साइंटिस्ट का मानना था और ये काफी हद तक ये बात सही भी थी। सो नाउ व्हाट वी हैव सीन कि आपके यहाँ पे जो दूसरे साइंटिस्ट थे सिडनी फॉक्स ने यहाँ पे अपना क्या किया, ही शोड दैट कि अगर आप सिंपल मोनोमर को अगर आप थोड़ा टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो तो वो पॉलीमराइज होंगे, सारे एक दूसरे के साथ वहां पे जुड़ेंगे एंड दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ योर पॉलीपेप्टाइड। तो वहां पे आपको आपका एक प्रोटीन बनते हुए आपको मिलेगा, और इसी तरीके से आप सिंपल मोनोमर में से एक कॉम्प्लेक्स मोनोमर आप अपना यहाँ पे बना सकते हो। तो ये बात सिडनी फॉक्स ने हमारे सामने रखी थी और प्रूव भी की थी दैट इस तरीके से आपका न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, आप ये सब यहाँ पे आप बना सकते हो। आफ्टर दैट वी हैव सीन दैट कोकरवेट्स आपके यहाँ पे क्या होते हैं। सो कोकरवेट एक सेल जैसा स्ट्रक्चर है, बट उसे रियल सेंस में उसे हम सेल नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर आपको याद हो तो कोकरवेट्स की जो आउटर लेयर होती है दैट इज मेड अप ऑफ वाटर। सो यू हैव आउटर लेयर इन दिस, और जो आउटर थिन लेयर आपको यहाँ पे जो मिलेगी, ये आउटर थिन लेयर आपकी बनी होती है पानी से। आउटर थिन फिल्म ऑफ वाटर आपको मिलेगी, और अंदर आपके सारे होंगे यहाँ पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब याद रखना, जो आपका प्रिमिटिव सेल बना होगा उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, बताइए आप लोग, व्हाट विल बी जेनेटिक मटेरियल इन द प्रिमिटिव सेल? आरएनए। हमेशा आरएनए। सो आरएनए आपका रहेगा वहां RNA। पे, बिल्कुल से। सो आरएनए हमेशा आपका वहां पे रहेगा एज अ जेनेटिक मटेरियल। सो ये हमेशा आपका वहां पे रहेगा एज जेनेटिक मटेरियल, और इसकी मदद से लाइक इनिशियली आपका यही बना था, डीएनए आपका काफी बाद में आया था। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो यू हैव दिस, उसके बाद हमने माइक्रोस्पेस के बारे में यहाँ पे बात किया था। माइक्रोस्पेस के अंदर आपको क्या मिला, दैट यू हैव योर लिपिड एंड प्रोटीन की आपको आउटर लेयर आपको यहाँ पे मिल जाती है। सो दैट इज समथिंग, ये भी आपका सिडनी फॉक्स ने देखा था इनको बनते हुए, और ये डिवाइड कर सकते थे वाया बाइनरी फ्यूजन। ये बाइनरी फ्यूजन के थ्रू अपना यहाँ पे डिवाइड कर सकते थे। तो ये भी हम यहाँ पे पिछले क्लास में देख चुके हैं। एक बार आपका प्रिमिटिव सेल बन गया, प्रिमिटिव सेल वाज शोइंग द कीमो ऑटोट्रॉप। प्रिमिटिव सेल जो आपका बना था प्लांट के ऊपर, वो क्या कर रहा था, पानी के अंदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर था ना उसे वो कंज्यूम करता था और फिर करता था फर्मेंटेशन। आपको याद होगा कि हम बोलते थे दैट योर ओशन वाज अ प्रीबायोटिक सूप, मतलब इतने सारा ऑर्गेनिक मैटर था उसके अंदर कि उसे हम वहां पे सूप बोलते थे ओशन को। तो उसी ऑर्गेनिक मैटर को आपके ये पहले जो सेल बने गए होंगे, बने होंगे, वो उस ऑर्गेनिक मैटर को वहां पे कंज्यूम करते थे, एंड दैट इज वाई उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था वहां पे, दैट वाज माय कीमो हिटोट्रॉप, क्योंकि उसे कंज्यूम करने के बाद वो फर्मेंटेशन करके उसमें से अपनी एनर्जी बनाते थे। तो ये था उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि आपके पहला सेल जो बना था उसका क्या था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो आपका आंसर यहाँ पे होगा कीमो हिटोट्रॉप वाज देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। और अब याद रखना कि एक बार आपका प्रिमिटिव सेल बन गया, फिर उसमें से ही आपका प्रोकैरियोटिक सेल फ्यूचर में बना था। ओके, उसमें से फिर आपके लाइक आर्कीबैक्टीरिया आपके बने थे। अब वहां से हम स्टोरी को नहीं आगे बढ़ाने वाले, बस यहाँ तक आपको याद रखना है। दिस इज द ओनली थिंग यू हैव टू नो, दैट फ्रॉम द प्रिमिटिव सेल योर आर्कीबैक्टीरिया मस्ट हैव बीन फॉर्म्ड, एंड वहां से फिर आपकी पूरी स्टोरी आगे बढ़ी होगी। ओके, सो इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। नाउ लेट्स कम बैक टू समथिंग न्यू। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारा यहाँ पे स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन। अब इवोल्यूशन के बारे में जब आप यहाँ पे पढ़ते हो, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लाइक ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके आसपास हो रहा है राइट। सो इवोल्यूशन इज समथिंग व्हिच इज हैपनिंग राइट नाउ, इट इज समथिंग व्हिच इज इनविजिबल एंड राइट नाउ हैपनिंग थ्रू आउट द प्लैनेट। सो इवोल्यूशन एक आपका ऐसा प्रोसेस है जो आपका हमेशा आपका होते रहता है, इवन दो लाइक यू कैन नॉट सी दैट, बट ये आपका हमेशा आपका रन होता जाएगा। सो इवोल्यूशन की अगर आप काफी सिंपल डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछी जाए
तो आप सिंपली कह सकते हो डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। अगर आपसे कोई कहता है कि क्या होता है एवोल्यूशन, तो आपने उसे बोलना है डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। अब ये डेफिनेशन को मैं एक्सप्लेन करूंगा बाय गिविंग यू सम एग्जांपल्स। आपके सामने मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दूंगा, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स आपके सामने यहाँ पे रखूंगा, और वो एग्जांपल सामने रखने के बाद यू कैन अंडरस्टैंड कि एक्चुअली में एवोल्यूशन आपके यहाँ पे क्या होता है, राइट? अगर आपसे कोई पूछ रहा है दैट हु वाज द फादर ऑफ एवोल्यूशन, तो आपका आंसर यहाँ पे हमेशा रहेगा चार्ल्स डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन आपके हैं आपके फादर ऑफ एवोल्यूशन, सो ही इज गोइंग टू बी अ फादर ऑफ एवोल्यूशन। जैसे आपके ग्रेगर मेंडल आपके फादर ऑफ जेनेटिक्स, वैसे ये आपके चार्ल्स डार्विन आपके यहाँ पे हैं फादर ऑफ एवोल्यूशन, जिन्होंने कई सारी थ्योरीज हमारे सामने रखी है। लेकिन इनको भी हम करते हैं यहाँ पे थोड़ा साइड में, एंड लेट्स अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के एग्जांपल देखते हैं और कुछ समझते हैं हम यहाँ पे। सी, तो पहली कहानी जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, दैट इज द स्टोरी ऑफ अ मॉस्किटो एंड अ पेस्टिसाइड कॉल्ड एज माय डीडीटी। So you have mosquitoes और डीडीटी की कहानी। अब डीडीटी जो आपका यहाँ पे है वो एक आपका पेस्टिसाइड है। अब ये कहानी लगभग जाती है इन द ईयर ऑफ 1952। इमेजिन कर लो कि 1952 के अंदर क्या हो रहा था कि लाइक लोगों ने पेस्टिसाइड बनाना चालू कर दिया था, एंड वन ऑफ द पेस्टिसाइड वाज माय डीडीटी। अब ये जो आपका यहाँ पे पेस्टिसाइड था, इसका काम था कि इसको अगर हम स्प्रे करेंगे तो इससे मॉस्किटो का पॉपुलेशन कम होगा। तो बेसिकली आप करते क्या हो कि ये जो आपका पेस्टिसाइड है, इसको आप स्टैग्नेंट वाटर के अंदर आप स्प्रे करते हो। सो समझे एक मेरा यहाँ पे पॉन्ड है, और पॉन्ड के अंदर है मेरा यहाँ पे पानी है मेरा पॉन्ड के अंदर, और ये रुका हुआ पॉन्ड है, मतलब ये स्टैग्नेंट वाटर है। अब आप जानते हो कि जहाँ पे ठहरा हुआ पानी होता है वहां पे आपके मॉस्किटो लार्वा ग्रो करते हैं, काफी ज्यादा ग्रो करते हैं, राइट? ये आपने इसमें सुना भी होगा, किस लिए कहीं पे भी ठहरा हुआ पानी रखना नहीं चाहिए, राइट? यू शुडंट हैव अ स्टैग्नेंट वाटर। तो स्टैग्नेंट वाटर में क्या होगा यहाँ पे कि आपके मॉस्किटो लार्वा यहाँ पे ग्रो करेंगे। और आपने क्या किया कि इसके अंदर जाके आपने स्प्रे कर दिया अपना पेस्टिसाइड। सो इस पेस्टिसाइड को आप यहाँ पे लाए, उसको जाके आपने यहाँ पे स्प्रे कर दिया। सो ये बात रियल कहानी है, ठीक है? दिस स्टोरी व्हिच आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, ऑल द स्टोरीज व्हिच आई एम गोइंग टू टेल यू राइट नाउ, दे आर ऑल रियल स्टोरीज। तो उन्होंने क्या किया, इस पेस्टिसाइड को जाके स्प्रे कर दिया। सो दे वेंट ओवर देयर एंड स्प्रेड द पेस्टिसाइड ओवर देयर। अब जिसको जब इन्होंने जाके वहां पे उसे स्प्रे किया, तो आप इमेजिन कर लो कि जब उन्हें स्प्रे करना चालू किया तो उनको काफी सक्सेस मिला। मतलब जब लोगों ने जाके स्प्रे करना चालू किया तो सडनली पॉपुलेशन जो था मॉस्किटो का वो एकदम से कम हो गया। सडनली आपका मॉस्किटो का पॉपुलेशन आपका कम हो गया। सो पीपल वर लाइक क्वाइट हैप्पी कि चलो फाइनली छुटकारा मिला, जो हम यहाँ पे परेशान हो रहे थे उससे हमें फाइनली छुटकारा मिला। वी आर यूजिंग दिस पेस्टिसाइड, और ये आपके लिए एक सक्सेसफुल वेपन आपका बन चुका था। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, आप ये चीज समझते हो कि आपका जो मॉस्किटो होता है इसके अंदर मेल एंड फीमेल होती है। यू विल ऑलवेज फाइंड द मॉस्किटो विल हैव अ मेल एंड फीमेल, एंड मॉस्किटो आल्सो शोज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मॉस्किटो आल्सो शोज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आप एक बात याद रखो, जब भी कोई एनिमल या कोई प्लांट अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहा है, तो वो करने के बाद आपकी जो प्रोजीनी बनती है उनके अंदर आपको वेरिएशन मिलता है। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि अगर कोई एनिमल या कोई भी प्लांट या कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, देन यू विल हैव द वेरिएशन इन द पॉपुलेशन। आपको पॉपुलेशन के अंदर वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा। सो यू विल ऑलवेज हैव द वेरिएशन इन द पॉपुलेशन। तो हमेशा आपको पॉपुलेशन के अंदर वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा। सो देयर इज गोइंग टू बी अ वेरिएशन इन पॉपुलेशन, राइट? सो अभी आप लोग ही देख लो, लाइक ह्यूमंस बीइंग जो हमारे हैं यहाँ पे, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर वी आर ऑल गोइंग टू बी लाइक ऑल आर होमोसेपियंस, बट हम सबके अंदर वेरिएशन है। वी ऑल हैव वेरिएशंस, और वो वेरिएशन ही हमें लाइक कुछ एडवांटेज देता है। कई बार किसी का इम्यून सिस्टम थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होता है, किसी का थोड़ा एक्सट्रीमली सेंसिटिव होता है, राइट? कुछ लोग काफी जल्दी बीमार हो जाते हैं हायर एलिवेशन पे जाके, कुछ लोग नहीं हो पाते हैं। सो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द वेरिएशन वी हैव इन अवर जेनेटिक मटेरियल, राइट? सो वेरिएशन आपको हमेशा मिलता है पॉपुलेशन के अंदर जब भी आप सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हो। दैट इज अ थिंग व्हिच यू ऑल नो, वेरिएशन आपको चाहिए और होता भी है। आप समझो यहाँ पे हो क्या रहा है, आपने यहाँ पे डीडीटी स्प्रे कर दिया, आपके पास थे अज्यूम करो 1000 लार्वा। समझो इस मॉस्किटो में 1000 लार्वा यहाँ पे हैप्पीली रह रहे थे। मॉस्किटो लार्वा 1000 जितने थे यहाँ पे जो हैप्पीली यहाँ पे रह रहे थे। उन 1000 लार्वा में से इमेजिन कर लो कि आपके 990 की वहां पे हो गई डेथ। 990 लार्वा जो आपके यहाँ पे थे उनकी यहाँ पे हो गई डेथ। सो 990 ऑफ देम एक्चुअली डाइड। सो इतने सारे लार्वा की यहाँ पे आपकी हो गई डेथ। अब जैसे ही इतने सारे लार्वा की यहाँ पे डेथ हो गई तो दैट्स अ गुड थिंग एक्चुअली, वही हम चाहते थे, तो उनके यहाँ पे डेथ हो गई। लेकिन आप ये बात भी याद रखना कि 990 की डेथ होने के बाद 10 जितने लार्वा थे जो आपके यहाँ पे सर्वाइव कर गए। सो 10 लार्वा ओवर देयर एक्चुअली सर्वाइव्ड। सो 10 जितने लार्वा जो आपके यहाँ पे थे वो आपके यहाँ पे जिंदा रह गए।
अब सवाल ये आता है कि ये 10 जितने लार्वा यहाँ पे सर्वाइव कैसे कर गए। तो अब याद रखना, देवर हैविंग सम जीन्स, उनके पास कुछ जीन्स थे जो उन्हें हेल्प कर रहे थे उस टॉक्सिक एनवायरमेंट के अंदर सर्वाइव करने के लिए। और ये तभी पॉसिबल था बिकॉज पॉपुलेशन के अंदर वेरिएशन था। सुनो इस बात को कि आपके पास 10 लार्वा जो आपके यहाँ पे बच गए ना, देवर हैविंग सम जीन्स, इनके पास कुछ तो जीन्स थे, राइट, इनके पास कुछ तो जीन्स थे और इन जीन्स का था एडवांटेज, ये जीन्स का एक सिलेक्टिव एडवांटेज था। इन जीन्स का कुछ तो एडवांटेज था। क्या एडवांटेज था इनका, इन जीन्स का? दैट ये जीन्स आपको अलाउ कर रहे थे टॉक्सिक एनवायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए। सो दे वर हेल्पिंग टू सर्वाइव, दे वर हेल्पिंग टू सर्वाइव इन टॉक्सिक एनवायरमेंट। तो टॉक्सिक एनवायरमेंट के अंदर जो आपका हो चुका था पानी के अंदर, उसके अंदर सर्वाइव करने के लिए आपके यहाँ पे जीन्स आपके यहाँ पे प्रेजेंट है। तो आप जानते हो कि बाकियों के पास जो जीन नहीं था उनसे भी तो डेथ हो गई वहां पे, वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाए। तो आप इस बात को समझो, आपका एनवायरमेंट के अंदर कंडीशन चेंज हो चुकी है और उस कंडीशन के अंदर सिर्फ ये 10 लार्वा सर्वाइव कर पाए। क्यों कर पाए? बिकॉज दे हैव सम सिलेक्टिव जीन्स, इनके पास कुछ स्पेशल जीन्स थे। और वो जीन्स आपके पास क्यों थे पॉपुलेशन में? क्योंकि यू हैव द वेरिएशन इन द पॉपुलेशन, और वही वेरिएशन यहाँ पे आपको दिख पा रहा है, वही एक स्पेसिफिक जीन आपको यहाँ पे हेल्प कर रहा है। अब आप सोचो, अगर मेरे 10 लार्वा यहाँ पे जिंदा रह गए तो सिंपल सी बात है, ये बड़े होंगे, मॉस्किटो बनेंगे और इनका नंबर बढ़ेगा, सो दे विल ऐड द प्रोजीनी। तो जो यहाँ पे सरवाइव कर गया एक हार्मफुल कंडीशन के अंदर, ये लार्वास आके जाके ऐड करेंगे न्यू प्रोजीनी, सो दे विल ऐड द न्यू प्रोजीनी। अब यहाँ पे क्या होगा? अगर ये लार्वास नए प्रोजीनी यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, इफ दिस लार्वास आर एडिंग द न्यू प्रोजीनीज ओवर हियर, देन प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली कि उन नए प्रोजीनी के अंदर भी वो वाला जीन आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर इस जीन का एक एडवांटेज है, अगर इस जीन का एक फायदा है, तो ये पॉपुलेशन के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अब जितने मेरे यहाँ पे मॉस्किटो यहाँ पे आ रहे होंगे ना बन के, जितने मेरे नए पॉपुलेशन यहाँ पे बनेगा, all that number या all that mosquito will have that additional gene, इनके पास वो advantageous gene यहाँ पे होगा। अब आप मुझे बताओ कि जितने मेरे यहाँ पे नए प्रोजीनी बने और अगर इनके पास वो एडवांटेज वाला जीन है, तो क्या इनके ऊपर डीडीटी का फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अब सर नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। सर नहीं पड़ेगा। अब कोई यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं होने वाला मेरे डीटी का। नाउ यू स्प्रे हाउ मच डीटी यू वांट टू स्प्रे ऑन देम, दे आर नॉट गोइंग टू डाई। और यही चीज हमने होते हुए देखी। इनिशियली हमें सक्सेस मिला, बट उसके बाद पीपल रियलाइज दैट इट इज नो लॉन्गर वर्किंग राइट नाउ, एंड देन दे रियलाइज कि जितने मेरे यहाँ पे जो मॉस्किटो हैं, दे हैव बिकम रेजिस्टेंट टू दैट काइंड ऑफ पेस्टिसाइड, एंड दिस इज व्हेन पीपल रियलाइज कि दे हैव इवॉल्व्ड। यहाँ पे जो आपका यहाँ पे एक इवेंट जो यहाँ पे हुआ ना, दिस इज कॉल्ड एज माय इवोल्यूशन। यहाँ पे जो आपके जो सिलेक्टेड ट्रेट्स होते हैं, सिलेक्टेड जो एलील्स होते हैं, वही पॉपुलेशन में आगे बढ़ते हैं। दे मूव अहेड इन द पॉपुलेशन बिकॉज उनका एक एडवांटेज होता है, एंड दे इंक्रीज देयर नंबर इन द पॉपुलेशन। इसको ही हम यहाँ पे इवोल्यूशन बोलते हैं। यहाँ पे आपका मॉस्किटो का पॉपुलेशन इवॉल्व कर गया एंड नाउ दे आर थ्राइविंग इन द पॉपुलेशन। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। दिस इज अ स्टोरी, दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ डीडीटी एंड द मॉस्किटो, और ये चीज आपको यहाँ पे समझनी है। दिस इज अ क्लियर कट एग्जांपल ऑफ इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन के लिए याद रखना, यू नीड टू हैव वेरिएशन। ये सब करने के लिए यू नीड टू हैव वेरिएशन, क्योंकि जब आपका वेरिएशन होगा तभी आपके पास एक सिलेक्टेड कोई तो भी ऐसा जीन होगा या कोई तो भी ऐसा ट्रेट होगा जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा अगर कंडीशंस चेंज हुई तो, राइट। अब हम इस पिक्चर को यहाँ पे देखते हैं। अब ये पिक्चर आपको आसानी से यहाँ पे समझ आ जाएगी। देखो, यहाँ पे यू हैव ऑल द मॉस्किटोज ओवर हियर, राइट। सारे मॉस्किटो ब्लू रेड सारे मॉस्किटो आपके यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट। अब जो रेड वाले जो यहाँ पे मॉस्किटो है, इनके पास एक स्पेशल जीन है या स्पेशल एलील है, राइट। दे हैव दिस एडवांटेजेस जीन जो आपको यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन उसका अभी कुछ फायदा है नहीं क्योंकि अभी कंडीशंस नॉर्मल है। सो यू हैव अ नॉर्मल एनवायरमेंट। अभी आपका एनवायरमेंट यहाँ पे आपका नॉर्मल है, सो यू हैव अ नॉर्मल एनवायरमेंट। आई जस्ट राइट ENV, राइट। अब जैसे ही आपने यहाँ पे डीडीटी आएगा, जैसे ही आपने अपने यहाँ पे डीडीटी अपना यहाँ पे आपने स्प्रे किया, नाउ व्हाट विल हैपन, आपके मेजॉरिटी ऑफ द मॉस्किटो डाइड, सिर्फ ये वाले बच गए जिनके पास था वो स्पेशल जीन, बस वो वाले वहां पे बच गए। अब आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लोग यहाँ पे जिंदा रह गए वो लोग अपना प्रोजीनी बनाएंगे, एंड व्हेन दे विल स्टार्ट एडिंग प्रोजीनी, now you have all the mosquitoes which are going to be having that gene। अब ये सारे मेरे mosquitoes यहाँ पे हैं जिनके पास है मेरा यहाँ पे advantageous gene, so they are all going to be having the advantageous gene, and now they cannot be killed by that pesticide। तो ये है कहानी, एंड दैट इज अ क्लियर कट बेस्ट एग्जांपल ऑफ एवोल्यूशन, राइट। इसलिए मैं कहता हूँ एवोल्यूशन हमेशा हो रहा है,
इवन ह्यूमंस आर इवॉल्विंग, इवन जो आपके ह्यूमंस है ना वो भी आपके यहाँ पे इवॉल्व भी कर रहे हैं. इवन द पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर इवॉल्विंग, एवरीवन इज इवॉल्विंग राइट नाउ, बट द थिंग इज वी कैन नॉट सी दैट, राइट. बट इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, अगर तुम इसको बैठ के भी पढ़ते हो ना काफी इंटरेस्टिंग होता है. तो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग. सो ये हो गया मेरा मॉस्किटो वाला कहानी. क्या मॉस्किटो वाला कहानी आप सबको यहाँ पे क्लियर है? Yes, sir. इवोल्यूशन समझ आना चाहिए, इवोल्यूशन शुड बी क्लियर टू आपको. ठीक है, अब एक और दो एग्जांपल आपको दूंगा तो आपके लिए क्लैरिटी आपकी ज्यादा क्लियर हो जाएगी. इसमें है क्या ना, ये अभी एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन क्वेश्चन जब आते हैं तो क्वेश्चन ऐसे बन के आते हैं जहां पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स खुद से समझ के सॉल्व करनी होती है. सो दैट इज व्हाई आई विल गिव यू फ्यू एग्जांपल्स, एंड वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट करेक्ट कंप्लीटली, देन यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन. वो लोग कुछ भी पूछे आपको घुमा फिरा के आप आंसर दे पाओगे. तो यहाँ पे आपके सामने एक फिश है, फिश का नाम है आपका यहाँ पे टॉम कॉड फिश. फिश का नाम है आपका यहाँ पे टॉम कॉड फिश. अब टॉम कॉड फिश जो आपके सामने यहाँ पे है ना, ये जो फिश है ये आपको मिलती है हडसन रिवर में. ये आपको मिलती है हडसन रिवर के अंदर. अब हडसन रिवर आपको मिलता है न्यूयॉर्क में. शॉर्ट में एकदम है आपका एनवाई, न्यूयॉर्क यूएस में जो है ना सिटी, वहां पे आपको ये रिवर मिलती है. अब हुआ क्या था, समवेयर इन द ईयर ऑफ 1950s के अंदर, अगेन 1950s 1960s के अंदर आपका क्या हुआ था कि इस रिवर के अंदर पोल्यूटेंट्स डालना चालू कर दिए थे. इस रिवर के अंदर काफी ज्यादा पोल्यूटेंट्स आपने डालना चालू कर. सो इस रिवर के अंदर कई सारी इंडस्ट्रीज में से, ये बात आपने इंडिया में भी नोटिस किया होगा कि कई सारी जो इंडस्ट्रीज होती है ना वो अपना वेस्ट डायरेक्टली पानी में रिलीज करती है. ये हर जगह ही होता है, नॉट लाइक इन इंडिया इट हैपेंस. तो इंडस्ट्री यहाँ पे क्या कर रही है, अपने पोल्यूटेंट्स को यहाँ पे रिलीज कर रही है हडसन रिवर के अंदर. सो यहाँ पे अपने पोल्यूटेंट्स को वो यहाँ पे रिलीज कर रही है. एंड दीज आर ऑल माय टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स. दीज ऑल पोल्यूटेंट्स जो मेरी इंडस्ट्रीज है वो हमेशा आपके टॉक्सिक होते हैं. अब हुआ क्या ना, जैसे ही उन्होंने यहाँ पे रिलीज करना चालू किया, जैसे उन्होंने टॉक्सिक पोल्यूटेंट को यहाँ पे रिलीज करना चालू किया, आपके रिवर के अंदर जितने भी आपका बायोडाइवर्सिटी था ना वो आपका खत्म होने लगा. सो जितने भी आपके यहाँ पे फिश की पॉपुलेशन थी वहां पे आपकी खत्म होने लगी, क्रैब्स थे वो आपके जाने लगे. तो पूरा इकोसिस्टम वहां का हिल गया. अब सेम चीज आपकी हुई टॉम कॉड फिश के साथ. अब यहाँ पे हुआ क्या कि आपके पास थी, लेट्स अज्यूम आपके पास थी वहां पे अराउंड 50,000 फिश आपके पास थी इनिशियली. टॉम कॉड फिश आपके पास वहां पे थी. सो इनिशियली फिश का नंबर था आपके यहाँ पे 50,000. अब 50,000 में से आप इमेजिन कर लो कि रफली आपका 48,000 फिशेज जो आपके वहां पे थी उनकी वहां पे हो गई डेथ. मोस्ट ऑफ द फिशेज ओवर देयर एक्चुअली डाइड. क्यों उनकी डेथ हो गई वहां पे? बिकॉज आपने वहां पे पोल्यूटेंट वहां पे इतना आपने टॉक्सिक कर दिया एनवायरमेंट को, सर्वाइव नहीं कर पाए. लेकिन वहां पे 2,000 जितनी फिश वहां पे आपकी थी जो आपकी वहां पे बच गई. अराउंड 2,000 फिश ओवर देयर सर्वाइव्ड. 2,000 फिश वहां पे सर्वाइव हो गई. अब आप में से कोई मुझे यहाँ पे आगे की स्टोरी कंप्लीट करके बता दो कि वहां पे क्या हुआ होगा. रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड एंड टेल मी. अगर आपके 2,000 फिश यहाँ पे बच गए तो पहले मुझे ये बताओ कि वहां पे जिंदा क्यों रह गई वहां पे 2,000 फिश मेरी वहां पे. सेकंड चीज मुझे एक्सप्लेन करके बताओ कि अब यहाँ से स्टोरी कैसे आगे बढ़ी होगी. व्हाट मस्ट हैव हैपेंड ओवर देयर. सो ऑलराइट, किसको हम यहाँ पे पकड़े हैं, लेट्स से बताइए अंशिका शर्मा, बोलिए. सर 5,000 फिशेस में से 48,000 फिशेस मर गए क्योंकि उनके अंदर पॉइंटेड रजिस्टर्ड एलील्स नहीं थे. एंड 2,000 के अंदर वेरिएशन की वजह से पॉइंटेड रजिस्टर्ड एलील्स आ चुके थे, इसलिए दे सर्वाइव्ड. एंड ठीक है, 1,000 fishes will also produce their new progeny and वेरिएशन बढ़ जाएंगे. ठीक है, राइट. सो यहाँ पे इनके पास भी कोई तो भी जीन होगा एंड दैट जीन मस्ट बी मेकिंग सम प्रोटीन जो उनको वहां पे बचा रहा था. सो दे वर हैविंग सम जीन जिसका कुछ ना कुछ वहां पे आपका एडवांटेज था. सो दिस एडवांटेज वाज कि वो वहां पे टॉक्सिक एनवायरनमेंट के अंदर वहां पे वो सर्वाइव कर पा रहे थे. एंड नाउ दिस जीन, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर जीन, व्हाट विल बी हैपनिंग हियर इज कि यहाँ पे सर्वाइव कर गए ये लोग सारे उस कंडीशन के अंदर. अब सिंपल सी बात है बेटा, अब ये लोग अपनी प्रोजीनी बनाएंगे. अब आगे क्या होगा, दैट दिस पॉपुलेशन विल स्टार्ट मेकिंग द प्रोजीनी. अब ये जाके अपनी प्रोजीनी बनाना चालू करेंगे. और जब ये अपना प्रोजीनी बनाना चालू करेंगे तो सिंपल सी बात है वो सेम जीन आपका एक्यूमुलेट करेगा आपके पॉपुलेशन के अंदर. सो नाउ यू विल हैव ऑल द न्यू प्रोजीनी जो आपके यहाँ पे बन के आएंगे ना, दे विल हैव दैट एडवांटेजेस जीन. उन सबके पास यहाँ पे वो एडवांटेजेस जीन होगा. तो कुछ ही सालों के अंदर साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि इनकी पॉपुलेशन तो बढ़ गई थी, बाकी सब जो सर्वाइव नहीं कर पाए वो नहीं कर पाए थे, लेकिन इनकी पॉपुलेशन वापस से रिवाइव कर गई थी. एंड राइट नाउ ये हडसन रिवर में काफी अच्छे से घूमते हुए आपको ये मिल जाते. दिस प्रोजीनी was all able to survive, right? So यहाँ पे इनका पॉपुलेशन रिवाइव कर गया, राइट? रिवाइव कर गया मतलब वापस से इंक्रीज हो गया.
एंड दिस वाज अगेन दे वर एग्जांपल ऑफ माय इवोल्यूशन। और ये क्यों यहाँ पे रिवाइव कर पाया? बिकॉज यू हैड सम सिलेक्टिव जीन वहां पे उसके पास थे पॉपुलेशन के अंदर जिनका एडवांटेज था, राइट? अब ये बात भी आप याद रखना कि उसका एडवांटेज तब तक शो नहीं हो रहा है जब तक कंडीशंस चेंज नहीं हुई, तब तक वो वहां पे था जीन हमेशा से पॉपुलेशन के अंदर, लेकिन उसका एडवांटेज तब शो हुआ जब आपका एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज हुआ। और जैसे ही एनवायरमेंटल कंडीशन आपका चेंज हुआ तो आपको अडेप्ट करना पड़ता है, आपको नए कंडीशन के साथ आपको अडेप्ट करना है। और आप अडेप्ट इसलिए कर पाए बिकॉज आपके पास स्पेसिफिक जीन था वहां पे जो आपको उस पॉल्यूटेंट वाले एनवायरमेंट में ग्रो करने के लिए मदद कर रहा था। तो दिस ऑल्सो बिकम्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ योर एवोल्यूशन। ये भी आपका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बनता है एवोल्यूशन का, जो आपने पिछले 60 सालों के अंदर हडसन रिवर में होते हुए आपने यहाँ पे देखा है। एंड राइट नाउ दे आर थ्राइविंग लाइक एनीथिंग। वहां पे जो आपकी फिश है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे ग्रो कर रही है, राइट? सो दैट इज द स्टोरी ऑफ माय टॉम कॉल्ड फिश। किसी को कोई सवाल है तो पूछ लो, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस या कोई चीज समझ नहीं आ रही तो पूछ लो इसके अंदर। कोई भी अगर सवाल या कुछ आ रहा है देन डायरेक्टली अनम्यूट करके आप अपना सवाल यहाँ पे आप पूछ सकते हो। सो आई होप ये वाली कहानी आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है। दिस इज अगेन वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ एवोल्यूशन। स्टोरी लगभग आपके यहाँ पे सेम है, राइट? बस एनिमल आपके यहाँ पे अलग हो जाता है एंड एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। So you have to understand there is always the advantage of having certain kind of genes. उसका हमेशा आपको एक एडवांटेज मिलता है। There is the advantage of a variation, right? हम बस अब एक और एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे। ये एग्जांपल भी बड़ा आपका लाइक इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल ऑफ योर बैक्टीरियाज एंड एंटीबायोटिक्स। एग्जांपल ऑफ योर बैक्टीरिया एंड द स्टोरी ऑफ द एंटीबायोटिक्स। मैं बताना चाहूंगा कि आज के डेट में यूएस के अंदर कई सारे लोगों की डेथ होती है बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एक नॉर्मल बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी लोगों की कई बार डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली, व्हाट यू आर फाइंडिंग हियर इज कि आप बैक्टीरिया है आपके पास, अज्यूम दैट यू हैव सम पॉपुलेशन ऑफ अ बैक्टीरिया, राइट? और बैक्टीरिया अगर आपकी पॉपुलेशन है आपका कहीं पे ग्रो कर रहा है तो उसको मारने के लिए आप क्या करते हो? यू बेसिकली यूज द एंटीबायोटिक्स। यू बेसिकली यूज द एंटीबायोटिक्स। तो आप क्या करते हो यहाँ पे, आप एंटीबायोटिक्स को अपना यूज करते हो। अब जैसे आप एंटीबायोटिक्स को आप अपना यहाँ पे यूज करोगे सो व्हाट यू विल फाइंड हैपनिंग कि आपका मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन की तो डेथ हो जाएगी, तुरंत आपके बैक्टीरिया की मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन की आपके यहाँ पे डेथ हो जाएगी। अब एक बार आपके यहाँ पे डेथ हो गई इन मेजॉरिटी पॉपुलेशन की तो दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स व्हाट यू वांट, राइट? बट कुछ नंबर आपका होगा जो आपका सर्वाइव कर जाएगा, कुछ नंबर आपका बैक्टीरिया का होगा जो आपका यहाँ पे सर्वाइव कर जाएगा। सो दीज आर द बैक्टीरियाज व्हिच हैव एक्चुअली सर्वाइव्ड। ये लोग उस कंडीशन में सर्वाइव कर गए। अब करे क्यों? बिकॉज दे वर हैविंग सम स्पेसिफिक जीन, दे वर हैविंग सम स्पेसिफिक जीन जो उनकी मदद कर रहा था वहां पे सरवाइव करने के लिए। अब पता है आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि सर बैक्टीरिया कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है जो ये सब हो पा रहा है? तो याद रखना बैक्टीरिया के अंदर भी यू विल फाइंड कि आपका यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो टर्म यूज नहीं करते बट जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। बैक्टीरिया के अंदर याद रखना हम टर्म यूज नहीं करते सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट यू विल फाइंड बैक्टीरिया के अंदर यू विल फाइंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आपको होते मिलता है। आपको याद है वो जब हम स्मूथ बैक्टीरिया बना रहे थे, रफ बैक्टीरिया बना रहे थे हमारे फेडरिक ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो वो एक बैक्टीरिया के डीएनए दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जाता था, कुछ याद आ रहा है आपको? क्या बात? यस सर। That was the example of my genetic recombination. So genetic recombination के कई तरीके होते हैं और वो बैक्टीरिया के अंदर आपको होते हुए आपको मिल जाता है। So ये जो बैक्टीरिया मेरे पास यहाँ पे रह गए, इनके पास कोई ना कोई स्पेसिफिक जीन था जो इनको अलाइव कर रहा था उस कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए। अब सेम चीज हो गई, यही बैक्टीरिया अपना नंबर बढ़ाएंगे, दिस बैक्टीरिया विल इंक्रीज देयर नंबर, ये अपना नंबर यहाँ पे बढ़ाएंगे एंड आफ्टर सम टाइम जब तुम इनके ऊपर एंटीबायोटिक यूज करोगे, क्योंकि इनके ऊपर तो कोई इफेक्ट है नहीं ना, तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सो नाउ दीज बैक्टीरियाज which have those antibiotic resistant genes, ये अब इनकी यहाँ पे डेथ नहीं होगी। और ये एक रियल प्रॉब्लम है, ये एक रियल प्रॉब्लम है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन कि कई सारे बैक्टीरियाज हो जाते हैं रेजिस्टेंट, फिर आपको एक अलग ही एंटीबायोटिक बनाना पड़ता है उनको मारने के लिए। सो दे हैव एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन और इसलिए ये लोग यहाँ पे सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो अब इसके ऊपर एंटीबायोटिक का फर्क नहीं पड़ेगा। सो नाउ यू गो अहेड एंड ऐड एज मच एंटीबायोटिक यू वांट टू ऐड, दे वोंट गेट किल्ड। तो इनके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। और ये चीज होती है बेसिकली, होता क्या है जब आप सर्जरी करते हो, ये शायद मैंने आपको पहले ही बताया होगा कि जब आप एक सर्जरी करते हो तो सर्जरी करने के बाद आप उस एरिया को बंद करने के पहले आप वहां पे एंटीबायोटिक सोल्यूशन आप लगाते हो ताकि आपका कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहां पे ना हो। तो कई बार होता क्या है कि आफ्टर डूइंग द सर्जरी आपने एंटीबायोटिक सोल्यूशन भी वहां पे लगा दिया, आपने वुंड को क्लोज भी कर दिया और उसके बाद भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहां पे हो जाता है।
तो ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज बैक्टीरिया आर बिकमिंग रेजिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक्स, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी गुड सिंपल एग्जाम्पल ऑफ माई एवोल्यूशन। यहाँ पे भी आपका ये एग्जाम्पल बन जाता है आपके यहाँ पे एवोल्यूशन का। सो दीज आर द स्टोरीज विच यू हैव टू अंडरस्टैंड, और ये सारी कहानी आपको यहाँ पे याद रखनी है। ये कहानी बेसिकली आपको बता रही है कि एवोल्यूशन होता क्या है, राइट। वंस यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरीज यू अंडरस्टैंड कि ओके दिस इज समथिंग व्हिच हैपेंस, राइट। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझनी है, ठीक है। सो आई होप बैक्टीरिया वाली कहानी भी आप सबको यहाँ पे क्लियर है। यू कैन सी ओवर हियर यू हैव अ बंच ऑफ बैक्टीरिया। ये जो येलो वाला है ना, इसके पास वो स्पेसिफिक जीन है जो इसको एंटीबायोटिक सॉल्यूशन से बचाता है। आपने डाला अपना यहाँ पे एंटीबायोटिक, आपने एंटीबायोटिक सॉल्यूशन डाल दिया इन सबके ऊपर, मेजॉरिटी ऑफ देम विल डाई, मेजॉरिटी ऑफ देम विल डाई। लेकिन येलो वाला जो था उसका नंबर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? बिकॉज उसके पास वो स्पेसिफिक जीन है। तो येलो वाला जो आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया था उसका पॉपुलेशन तो आपके यहाँ पे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, राइट। एंड इवेंचुअली आपको क्या मिला देखने के लिए? इवेंचुअली आपको मिलेगा कि उसका ही पॉपुलेशन आपको मिलेगा, और अब इसके ऊपर एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होने वाला। सो दे वोंट गेट किल्ड नाउ, ठीक है। सो दिस इज आल्सो गोइंग टू बी द एग्जांपल ऑफ माय एवोल्यूशन। तो इतनी कहानी आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए, राइट। नाउ अब इसी बेसिस पे हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट आपके यहाँ पे क्या है? स्टेटमेंट ऑफ माय नेचुरल सिलेक्शन। तो याद रखना इसके पहले कि आपके जो चार्ल्स डार्विन थे, आपके जो चार्ल्स डार्विन थे हमारे साइंटिस्ट, उन्होंने हमें दिया था theory of natural selection. He gave us the theory of natural selection. अब ये जो सेंटेंस आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है ये समझना आपके लिए आसान होगा क्योंकि आप ऑलरेडी रियल लाइफ एग्जांपल आप देख चुके हो, राइट। सो चार्ल्स डार्विन ने आपको दी थी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये थ्योरी आपको क्या कहती है देख लेते हैं हम यहाँ पे। ऑर्गेनिज्म दैट आर बेस्ट अडेप्टेड टू द एनवायरमेंट सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस मोर देन अदर्स, दिस इज कॉल्ड एज योर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सो आपके जो ऑर्गेनिज्म आपके बेस्ट तरीके से आपके अडेप्ट कर पाते हैं एनवायरमेंट के अंदर, वो सर्वाइव करते हैं एंड दे आर गोइंग टू ऐड मोर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग कंपेयर टू अदर्स, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और यही है मेरे यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन की डेफिनेशन। दिस इज द स्टोरी ऑफ माय नेचुरल सिलेक्शन, और ये आपका चार्ल्स डार्विन ने यहाँ पे दिया था। अगर आप ये सोचो ना कि चार्ल्स डार्विन ने बस इतना ही लिखा था, नहीं, डिटेल में उन्होंने एक्सप्लेन किया था। आपको इतना याद रखना है नीट के कॉन्टेक्स्ट में, उन्होंने तो काफी डिटेल में बताया था, बट दिस इज समथिंग यू हैव टू नो ओवर देयर। दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय नेचुरल सिलेक्शन। आप समझो इस बात को कि नेचर सिलेक्ट कर रहा है, नेचर ही अल्टीमेटली सिलेक्ट कर रहा होता है इतने पॉपुलेशन में से कि कौन बचेगा कौन जाएगा, राइट। सो अगर आपका टेम्परेचर भी अगर आपका चेंज होता है ना, तो कुछ पॉपुलेशन सर्वाइव करता है, कुछ की डेथ हो जाती है। सो जो सर्वाइव कर रहा है वो बिकॉज दे हैव सम जीन्स ओवर देयर, राइट। सो नेचर अगर आपका चेंज हो रहा है, एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, सो सम विल बी गेट सिलेक्टेड and those selected will only add the new progeny, और बाकी सबकी वहां पे डेथ हो जाएगी। so that is something which happens, that is my natural selection, जो आपको ऑर्गेनिक तरीके से आपको होते मिलेगा नेचर के अंदर, ठीक है। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। एक और बात याद रखना कि चार्ल्स डार्विन ने एक बुक लिखी थी आपकी, एंड दैट इज कॉल्ड एज योर ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ओरिजिन ऑफ, किसी ने पढ़ी है बुक? सर सुना है इसके बारे में। चलो सुना है, दैट इज इनफ राइट नाउ, सही है। सो दैट इज गोइंग टू बी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, आपकी एक बुक लिखी थी चार्ल्स डार्विन ने, इनकी भी अलग ही कहानी थी। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यहाँ पे अगर किसी को कोई चीज समझ नहीं आ रही, देन प्लीज बता दो। इफ देयर इज सम काइंड ऑफ कंसर्न, सम काइंड ऑफ नॉट समथिंग व्हिच आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, देन प्लीज लेट मी नो। अच्छा ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है? सर टुडे आई एम माइक नॉट वर्किंग। अच्छा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, गॉट इट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैंसपर्मिया? ठीक है बेटा, ये मुझे हम वापस देखते बाद में, इसलिए डेटॉल 99। पूजा पूजा बहुत बढ़िया। हाँ जो 1% रह जाते ना पूजा, they are the one. Then theory of special creation was right. कहाँ से right अंशिका, कहाँ से right होगी? स्पेशल क्रिएशन आपका कह रहा है कि जो है वो है, राइट, और जो है वो स्टार्टिंग से वैसा ही है और उसमें कुछ बदलाव नहीं है और ये वैसा ही रहेगा। दैट इज द theory of special creation. देखो अंशिका इज द वन हु इज बिलीव इन स्पेशल ऑफ क्रिएशन वाली थ्योरी के अंदर। अंशिका आई राइट ओवर देयर, one more supporter of Father Suresh, Anshika Sharma. All right, now let's have a look. अब यहाँ पे कुछ statements, इन statements को आप यहाँ पे समझो। Each species produce more offspring than can survive. हर एक species आपकी produce करती है more number of offspring than that can survive. अब इसका मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। See, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, अगर आप एक डॉग को ऑब्जर्व करते हो, अगर एक फीमेल डॉग को अगर आप ऑब्जर्व करते हो, तो एक फीमेल डॉग रफली कितने बच्चे एक टाइम पे देती है? अराउंड 6 से लेके 7 जितने, ठीक है, इतने पप्स उसके वहां पे होते हैं। बट अगर देखा जाए ना तो इतने पप्स में से कुछ ही आपके वहां पे सर्वाइव करेंगे। तो जितने उसने यहाँ पे बेबीज बॉर्न किए होते हैं, यू विल ओनली फाइंड अराउंड 2 या 3 आपके यहाँ पे होंगे जो एडल्टहुड तक आपके पहुंच पाएंगे। रिमेनिंग ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू डाई, ठीक है।
सेकंड कंडीशन आपकी यहाँ पे ये होगी कि समझो आपका एक रैट है, तो रैट के एक टाइम में कितने बच्चे हो जाते हैं, किसको मालूम है कुछ? हाउ मेनी बेबीज रैट विल हैव इन अ सिंगल टाइम? 8 to 12, 8 से 12 पप्स हो जाते हैं रैट के अंदर. सो अगेन जब रैट के इतने सारे पप्स हो रहे हैं, सो नॉट ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू सर्वाइव. इनमें से भी आपके सिर्फ 2 या 3 ही होंगे जो आपके एडल्टहुड तक पहुंच पाएंगे, बाकी सबके यहाँ पे डेथ हो जाएगी. तो याद रखना कि आपके जो एनिमल्स होते हैं दे ऑलवेज प्रोड्यूस द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग मोर देन दैट कैन सर्वाइव. जितने सर्वाइव कर सकते हैं उससे ज्यादा वो बनाते हैं, क्योंकि उन्हें भी मालूम होता है कहीं ना कि उनके भी कोडिंग में होता है कि मोस्ट ऑफ देम विल एंड अप डाइंग, सो वी हैव टू मेक अ मोर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग. आप ये देख लो ना, आप अपना फ्रॉग ही देख लो. यू ऑब्जर्व द फ्रॉग. अब फ्रॉग कितने ले करता है? फ्रॉग इज गोइंग टू ले अराउंड लाइक 1000 eggs ये ले करेगा. अब 1000 eggs में से एक्चुअली में टैडपोल बन के आपको जो एडल्ट फ्रॉग बनेगा वो आपके होंगे कितने? 5 6 7 ही बनेंगे इसमें से, बाकी सबके यहाँ पे डेथ हो जानी है. तो विल फाइंड आउट ऑफ दिस 1000 egg, you will find only your like 4 to 5 will turn into a adult mendak. That's it. बाकी सबकी वहां पे डेथ हो जाएगी. So this is something you have to understand. ये चीज ग्रेगर मेंडल ने भी, सॉरी ये चीज चार्ल्स डार्विन ने भी आपके यहाँ पे बोली थी. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज ना, इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं एज ओवर प्रोडक्शन. इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं यहाँ पे एज ओवर प्रोडक्शन. सो ओवर प्रोडक्शन आपका हमेशा एक एनिमल आपका यहाँ पे करता है. सो एनिमल विल ऑलवेज डू द ओवर प्रोडक्शन, राइट. Each individual has a combination of inherited traits. हर एक इंडिविजुअल के अंदर आपको मदर और फादर से आने वाले 2 एलील्स आपके यहाँ पे आ रहे हैं. सो दे हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनहेरिटेड ट्रेट्स. इसको मैं शॉर्ट में बोल सकता हूँ, यहाँ पे आपको साइंटिस्ट बताने की कोशिश कर रहा है समथिंग अबाउट वेरिएशन. हर इंडिविजुअल के पास एक यूनिक कॉम्बिनेशन होता है मदर और फादर से आया हुआ, एंड दे आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट द वेरिएशन. यहाँ पे वो वेरिएशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं. ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इवोल्यूशन का, राइट. इंडिविजुअल्स कम्पीट फॉर द लिमिटेड रिसोर्सेज. याद रखना, हमेशा चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, कुछ भी हो, वो हमेशा कम्पीट कर रहे होंगे आपके लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए. मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ. अगर एक नेस्ट है, अगर नेस्ट के अंदर आपका क्रो ने अगर 4 एग ले की है, 4 एग में से एक एग होगा जो जल्दी हैच आउट हो जाएगा, मतलब वो 20वें दिन पे हो गया. बाकी जो 3 एग थे वो आपके हैच आउट हुए 21वें दिन पे, 22वें दिन पे वो आपके हैच आउट हुए. अब जो पहले हैच आउट हुआ वो बेबी थोड़ा सा बड़ा होगा. क्यों बड़ा होगा? कि उसको डे 1 से थोड़ा ज्यादा खाना मिल जाए, राइट. ही विल बी स्लाइटली मोर बिगर, राइट. और वो बड़ा भाई है, ऑब्वियसली पहले अगर बॉर्न हुआ है तो बड़ा भाई या बड़ी बहन वहां पे वो होगी, ठीक है. अब यहाँ पे होता क्या है ना, जैसे ही मदर बर्ड जाती है कहीं बाहर घूमने के लिए, एज सून एज द मदर बर्ड गोड आउटसाइड टू फाइंड सम फूड, ये बड़ा भाई या बड़ी बहन क्या करेगी? बाकी के जो बेबी बर्ड्स होते हैं ना वहां पे, उनको धक्का देना चालू करेगी. इट विल स्टार्ट पुशिंग देम आउटसाइड द नेस्ट, एंड दैट इज व्हाट कंपटीशन इज ऑल अबाउट. उसको अपना रिसोर्सेज नहीं बांटना, उसके अपने जो रिसोर्सेज है उसको अपने जो पेरेंट्स ला के दे रहा है उसको अपने भाई बहनों के साथ वहां पे नहीं शेयर करना होता. तो दोज बर्ड्स आर गोइंग टू पुश देम आउट ऑफ द नेस्ट एंड यू विल फाइंड देम गेटिंग किल्ड. तो दैट इज समथिंग आल्सो हैपेंस ओवर देयर, ठीक है. सो याद रखना, द कंपटीशन इज समथिंग व्हिच इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर इन द एनवायरनमेंट फॉर द रिसोर्सेज. चाहे वो कोई भी एनिमल की बात करो, चाहे आप एलिफेंट की बात करो, टाइगर की बात करो, ऑलवेज आप रिसोर्स के लिए आप compete करते हो. सो कंपटीशन तो आपको वहां पे हमेशा रहेगा, राइट. सो दीज आर द 3 कंपोनेंट्स यू हैव टू नो. यू हैव अ कंपटीशन, ओवर प्रोडक्शन, वेरिएशन. ये सब आपका हो रहा होता है एक पॉपुलेशन के अंदर, राइट. एंड यू नो व्हाट इज, हाँ, इवन ह्यूमंस even humans don't want to share their resources with their siblings, right. So and this all leads to your ultimately, right, natural selection. So that occurs through survival of the fittest. So इन सबको जो सर्वाइव कर जाता है, जो रह जाता है वहां पे, that is going to be जो survival of the fittest का मतलब आप यहाँ पे समझो, जो अपने आप को यहाँ पे अडेप्ट कर पा रहा है सराउंडिंग के साथ, राइट, एंड हु इज एबल टू सर्वाइव इन दैट एनवायरनमेंट, एंड ही इज एबल टू ऐड मोर प्रोजेनी. सो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब यहाँ पे फिजिकली लाइक फिट होना मतलब नहीं है. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है दैट एनिमल और अ प्लांट हैज सम एसेंशियल ट्रेट्स जो उसे हेल्प करेगा नए प्रोजेनीज ऐड करने के लिए, एंड मोर नंबर ऑफ प्रोजेनीज ऐड करने के लिए. सो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर देयर, ठीक है. तो ये वाले 3 स्टेटमेंट्स आप याद रखना. सो यू शुड नो वेरिएशन, ओवर प्रोडक्शन, एंड यू शुड आल्सो नो समथिंग लाइक योर कंपटीशन इज समथिंग विल आल्सो फाइंड गोइंग टू बी एसेंशियल, ठीक है. सो ये 3 चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है. ऑलराइट, अब हम यहाँ पे कुछ चीज और देख लेते हैं. अच्छा पहले ये बताओ, यहाँ तक सारी कहानी क्लियर है? वी आर डन विद द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Yes, sir. Yes, sir. कोई भी अगर Yes, sir. then please बता देना. अगर कोई दिक्कत आ रही है तो please let me know, right? And you will find evolution happening in your surrounding as well. Always you will find that happening. एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है सी स्लग का. एक आपका स्लग है सी स्लग. हाँ जी मुस्कान बताइए. सर ये जो एनिमल्स मरते हैं वो क्या खुद ब खुद मरते हैं?
जो आप कह रहे हो कि अगर 6 बच्चे हुए उनमें से 4 की डेथ हो रही है और जो सर्वाइव करे, तो आप ये कह रहे हो कि जो 4 मरे उनकी डेथ कैसे हुई, आप ये पूछ रहे हो ना? Yes, sir. हाँ, तो जो 4 की डेथ होती है, सो आई विल गिव यू सम एग्जांपल. समटाइम दे विल हैव वीक इम्यून सिस्टम, सो दे आर ससेप्टेबल टू सम काइंड ऑफ डिजीज एंड दे विल डाई. समटाइम आपके जो एनिमल्स होते हैं, दे आर नॉट एबल टू रीच टू द रिसोर्सेज अर्ली स्टेज के अंदर. सो अर्ली स्टेज में क्या होता है, जब उनकी आंखें बंद होती है, सम ऑफ देम आर एबल टू रीच टू द मदर्स बॉडी फॉर लाइक गेटिंग द मिल्क फ्रॉम द मदर्स बॉडी. कुछ लोग वहां पे रीच आउट नहीं कर पाते हैं. सम ऑफ देम आर गोइंग टू बी स्लो. अगर कोई एक डक है, डक के अगर 6 बच्चे हैं, तो वन ऑफ द डक इज गोइंग टू बी सुपर स्लो एंड दैट इज व्हाई वो आपका ट्राइब से निकल जाता है एंड देन इट विल एंड अप डाइंग. सो हैव मल्टीपल रीजंस. कुछ होते हैं जो इनिशियल स्टेज पे अपने आप को बचा नहीं पाते प्रेडेटर्स से, so they end up dying over there. So you have multiple reasons for them to die. Sometimes they just get diseased and they die, right? You don't even realize कि reason क्या है, उनको बीमार हो जाते हैं and तुरंत उनकी वहाँ पे डेथ हो जाती है. So yes, that is all happens over there. कई बार होते हैं जिनको न्यूट्रिशन मिल नहीं पाता and then they die. So you have multiple reasons for them. They just don't die suddenly. Always there's going to be a reason for them to die, but they will end up dying. That's what happens. हाँ, अगर आप उनको पाल रहे हो अपने घर पे, then that's a different case. Then वहाँ पे natural selection काम नहीं कर रहा. Then वहाँ पे तुम हो, तुम्हारा वेटनरियन होगा and you are taking care of them. So that's how it works over there. All right. So एक सी स्लग होता है, इसका ये थोड़ा सा अलग से एक चीज बता रहा हूँ. एक सी स्लग होता है, ग्रीन कलर का होता है. और ये पता है क्या, इसकी इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये सी स्लग जाके खाएगा एल्गी को. अब ये इंटरेस्टिंग नहीं है, एल्गी खाना इट्स नॉट अ बिग डील, वो तो खाता ही है. लेकिन एल्गी खाने के बाद ये सी स्लग खुद फोटोसिंथेसिस चालू करता है. दिस इज समथिंग विच इज काइंड ऑफ माइंड बॉगलिंग, राइट? ये मैं काफी आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये कैसे होता है, इट्स मच मोर इंटरेस्टिंग, वो कैसे ये चीज करता है. बट देयर इज वन स्पीशीज ऑफ सी स्लग, राइट, एंड दैट एक्चुअली गोज आउट देयर, ईट्स algae एंड स्टार्ट डूइंग द फोटोसिंथेसिस. खुद से वो कर रहा होता है फोटोसिंथेसिस वहां पे. एंड ही इज लाइक कि आप थोड़े दिन खाना नहीं खाएंगे, आप करेंगे खुद का फोटोसिंथेसिस. सो दैट्स व्हेन यू गेट टू सी. इसका साइंटिफिक नाम है, बोल रहा हूँ, इट्स समथिंग लाइक टिमिडिया. इसका ये जीन वो आएगा स्पीशीज. Lycidus is something kind of like genus iska, but it's the kind of sea slug we'll get to see, which feeds on algae and then starts doing photosynthesis. So again, it's quite interesting to see that. Okay, so अब यहाँ पे हम थोड़ी बात करें चार्ल्स डार्विन के बारे में. तो चार्ल्स डार्विन ने क्या किया था, वो चले गए थे एक शिप के ऊपर, जिस शिप का नाम था आपका यहाँ पे HMS बीगल. अब चार्ल्स डार्विन के बारे में आपको 2-3 चीजें आप बताना चाहूंगा. अरे ध्यान दो यहाँ पे, पूजा एंड ऑल द पीपल, राइट? फिर बाद में ध्यान दो भी. So you have this Charles Darwin. अब चार्ल्स डार्विन के साथ यहाँ पे चीज ये थी कि चार्ल्स डार्विन भी आपकी तरह मेडिसिन में जाना चाहते थे. आई वुड रादर से कि मेडिसिन में उनका हो गया था. चार्ल्स डार्विन बेसिकली अपना कर रहे थे MBBS. ही वाज डूइंग हिज, वहाँ पे उसे मेडिसिन बोलते हैं. सो अपनी मेडिसिन की पढ़ाई वहाँ पे आप वो कर रहे थे. बेसिकली वो डॉक्टर बनने वाले थे. लेकिन सेकेंड ईयर के अंदर उन्हें लगा कि क्या मैं अपना वक्त जाया कर रहा हूँ इन सब चीजों में, इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, राइट? So he was not interested in medicine basically. So in the second year he was like कि नहीं आ रहा मजा. So he decided to drop out from the college. उन्होंने कॉलेज से ड्रॉप आउट किया वहां पे, right? And then he went for a trip. वो एक ट्रिप के ऊपर निकल गए, एक शिप के ऊपर बैठ के. So जो शिप का नाम था वो था यहाँ पे HMS बीगल. So यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ है, that was a ship. तो शिप के अंदर वो बैठ गए. उन्होंने अपने फादर को बोला कि आज शाम को मैं आ नहीं पाऊंगा, थोड़ा लेट हो जाएगा आने के लिए, मैं बाहर जा रहा हूँ. And then he went for his journey. अब ये जर्नी कितने टाइम की थी वहां पे? 5 years की. 5 साल के लिए उस शिप के साथ वो निकल गए अपना नेचर को स्टडी करने. सो ही वाज इनटू एनिमल्स, ही वाज इनटू एनिमल्स एंड प्लांट्स, चार्ल्स डार्विन. सो ये जो शिप था बेसिकली ऐसे नहीं था कि ऐसे रैंडम शिप था. वो शिप जो था वो बेसिकली करने वाला था जियोलॉजिकल स्टडीज. तो उसके अंदर उन्होंने वो जाके बात की उसके कैप्टन से, एंड देन ही वेंट ऑन बोर्ड एंड ही वाज रोमिंग अराउंड अलोंग विद दैट पर्टिकुलर पर्सन थ्रू आउट द वर्ल्ड. ठीक है. अब उसके बाद उन्होंने अपना डेटा इकट्ठा किया और उसके बाद उन्होंने अपनी वहां पे थ्योरीज लिखी, उन्होंने अपनी बुक लिखी. सो दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो. ओके, अब आपको याद ही रखना है कि जब इन्होंने अपना इतना स्टडी किया, हर एक आइलैंड पे गए, हर एक कॉन्टिनेंट में गया, हर एक कॉन्टिनेंट पे वो गए, उन्होंने काफी चीजें देखी वहां पे. तो उन्होंने ये बोला कि जो भी आपके एनिमल्स है ना, दे शो सिमिलैरिटीज अमंग देमसेल्फ. जो भी आपके एनिमल्स मुझे वहां पे दिख रहे हैं उनके अंदर कोई ना कोई सिमिलैरिटीज है, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज है एक दूसरे के साथ कंपेयर करो तो. उसके साथ साथ दे मस्ट बी ऑल्सो शोइंग सिमिलैरिटीज विद द कॉमन एंसेस्टर. मतलब उनका ये कहना था कि अगर वो टाइगर को देख रहे हैं और अगर वो वहां पे देख रहे हैं लेपर्ड को देख रहे हैं, उन्होंने अगर स्टडी किया है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और उन्होंने एक नॉर्मल कैट को देखा है, सो ही वाज सेइंग दैट ऑल ऑफ देम विल शो सम काइंड ऑफ सिमिलैरिटीज. सबके अंदर कोई ना कोई यहाँ पे सिमिलैरिटीज है विच इज शोइंग बिटवीन देमसेल्फ.
और उसके साथ साथ दे आर शोइंग सिमिलैरिटीज जो एक कॉमन एंसेस्टर में मिलती होगी, जो आपका अभी एग्जिस्ट भी नहीं करता, जो काफी पहले इसकी डेथ हो चुकी है। सो देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ कॉमन एंसेस्टर जिसके अंदर आपको ये ट्रेड्स देखने के लिए मिलते होंगे। सो देयर मस्ट बी अ कॉमन एंसेस्टर जिसके अंदर भी आपको ये सारे ट्रेड्स मिलते होंगे देखने के लिए। दैट इज व्हाट ही वाज सेइंग कि कॉमन एंसेस्टर के अंदर भी ये सारे ट्रेड्स आपको मिलेंगे जो वहां पे एग्जिस्ट भी नहीं करता। सो दैट वाज ही वाज सेइंग। सो चार्ल्स डार्विन कंक्लूडेड दैट existing living forms share similarities to the varying degree, not only among themselves, but also with the life form that existed millions of years ago. आपस में तो वो similarities वहां पे शो कर ही रहते हैं, but उसके साथ साथ even those traits must be shown by animals which are not even present right now. तो उसे कुछ fossils वहां पे मिले होंगे, तो उसको देख के उसने पता लगाया होगा कि ये traits तो उन animals के अंदर भी है जो exist ही नहीं करता. So that is something he said. ये चीज उन्होंने वहां पे बोली थी. That was one of the thing he actually put forward. तो ये बात भी आपको यहाँ पे समझनी है। आपको ये शिप का नाम याद रखना है, ये कई बार आ जाता है स्टेटमेंट के अंदर, इट इज और HMS बीगल। ठीक है, क्या ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। दैट इज समथिंग गेट टू सी। अब इसी के साथ साथ आपके यहाँ पे एल्फ्रेड वैलेस भी थे। एल्फ्रेड वैलेस का भी काम लगभग सेम था, आपको इसे नाम याद रखना है यहाँ पे। एल्फ्रेड वैलेस जो आपके यहाँ पे थे, ही वाज आल्सो नेचुरलिस्ट, और इनकी भी थियरीज काफी हद तक यहाँ पे सेम थी। इनके भी कंक्लूजन और जो थियरीज थे वो चार्ल्स डार्विन से काफी सिमिलर थे, राइट? बस काम इनका थोड़ा अलग था। ही वर्कड इन मलय आर्चिपेलागो वाले आइलैंड्स पे इन्होंने अपना काम किया था। सो इन आइलैंड्स के ऊपर जाके इन्होंने अपना यहाँ पे काम किया था। डार्विन का काम ज्यादा एक्सटेंसिव था। याद रखना, डार्विन के काम को अटेंशन इसलिए मिला या उनके काम को एक्सेप्ट इसलिए किया गया, उनका डेटा काफी ज्यादा था। आप सोचो ना, 5 साल के लिए तुम निकल जाओ घर से बाहर नेचर को स्टडी करने के लिए, कितना डेटा होगा तुम्हारे पास, राइट? सो ये याद रखना कि चार्ल्स डार्विन का जो डेटा था ना, इट वाज लाइक इन अ वेरी ह्यूज नंबर। सो उनको बहुत सारा डेटा है ना, तो लोग आपके काम को एक्सेप्ट कर लेते हैं। So he had ample amount of data, right? So ample amount of data he was having by roaming out in the world, right? और ये ही उन्होंने डेटा यूज किया, डेटा मतलब सारी इंफॉर्मेशन उनकी उन्होंने वहां पे यूज की नेचर को लेके, और फिर उन्होंने अपनी वहां पे बुक लिखी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। बल्कि सही में देखा जाए ना, तो अगर आप इसकी रियल स्टोरी पढ़ते हो तो उसमें कुछ ऐसा है कि चार्ल्स डार्विन जब अपना ये डेटा इकट्ठा कर रहे थे, उनको जब पता चला ना कि एल्फ्रेड वॉलेस भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, जब उन्हें रियलाइज हुआ कि अरे ये भी तो वही कर रहा है जो मैं कर रहा हूँ, तो उनको ये अर्जेंसी ज्यादा हो गई कि अब तो मुझे जल्दी पब्लिश करना है काम को। आप सोचो ना कि एक और कोई पर्सन है जो आपने किया है, वो पर्सन भी वो काम कर रहा है, तो चांस है ना कि वो आपका काम पब्लिश कर देगा या वो अपना काम पब्लिश करेगा आपसे पहले। अगर उसने अपना काम पब्लिश कर दिया तो अटेंशन उसको मिल जाना था। सो डार्विन वॉज वेरी काइंड ऑफ वरीड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ये फटाफट अपना काम पब्लिश करते हैं सही तरीके से, बढ़िया तरीके से, ताकि लाइक या आई शुड गेट द काइंड ऑफ रिकग्नाइजेशन आई शुड रिसीव, राइट? एंड दैट्स व्हेन ही गेव अस द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। उसने पहले वहां पे दी और उसके बाद उन्हें बोला कि ये लो बुक भी पकड़ो तुम लोग ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की। यहाँ प्रियांशी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन था वहां पे भी। सो ही आल्सो गेव अस द बुक ऑफ योर ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जो आज की डेट में भी लाइक इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, राइट? सो या दैट इज समथिंग वी विल गेट टू सी अबाउट द एल्फ्रेड वॉलेस। तो ये बस नाम आपको यहाँ पे याद रखना है, यू डोंट गेट अ वेरी इन डेप्थ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। ये है आपके चार्ल्स डार्विन, 5 साल लंबी वाली जर्नी पे निकल गए थे इस शिप के ऊपर जिसका नाम है आपका HMS बीगल। ठीक है, देन यू हैव इनकी यहाँ पे बुक है, यहाँ पे ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। अगर आज की डेट में अगर आप ये बुक खरीदते हो तो उसके ऊपर आई थिंक चिंपैंजी बना हुआ है, ब्लैक कलर की बुक है, एंड यू विल फाइंड चिंपैंजी ऑन इट। इट्स अ लेटेस्ट वर्जन। Yes, sir. सो इट किसी ने देखी भी है। सो या इट इज इन 1859, ये उन्होंने, बहुत बढ़िया। देन यू हैव एल्फ्रेड वैलेस जिन्होंने सेम काम किया था बट ऑन द मलय आर्चिपेलागो आइलैंड्स के ऊपर उन्होंने अपना काम किया था। पर अगेन कंपेयर करो तो इनका डेटा इतना ज्यादा नहीं था जितना डार्विन का था, राइट? सो इनकी भी सेम बात थी दैट लाइफ फॉर्म शेयर सिमिलरिटीज। लाइफ फॉर्म के अंदर आपको सिमिलरिटीज आपको यहाँ पे मिल जाती है, एंड दे शेयर अ कॉमन एंसेस्टर, उनके अंदर आपको कॉमन एंसेस्टर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये बात थी आपके यहाँ पे एल्फ्रेड वैलेस की। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो। सो आई थिंक दीज आर द थिंग्स आर क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड। सो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सो नाउ यू हैव योर फॉसिल रिकॉर्ड्स। अब फॉसिल्स को जब आप स्टडी करते हो, जब आप फॉसिल्स को आप यहाँ पे स्टडी करोगे तो याद रखना इट कैन टेल यू नंबर ऑफ थिंग्स अबाउट द अर्थ हिस्ट्री। अब आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा, मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ। अगर आप फॉसिल्स को स्टडी करोगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो कि आपका जो अपर अर्थ का क्रस्ट होगा, ये आपका अपर का अर्थ का क्रस्ट है ना, यहाँ पे जो आपको फॉसिल मिलेंगे आपको काफी न्यू मिलेंगे, देयर विल बी न्यू फॉसिल्स, राइट? सो हियर यू विल गेट टू सी न्यू फॉसिल्स आपको यहाँ मिलेंगे देखने के लिए। ठीक है,
ऑन द अदर हैंड जितना आप डेप्थ में जाओगे उतने आपको यहाँ पे ओल्ड फॉसिल्स आपको मिलेंगे. सो सबसे लोअर मोस्ट एरिया के अंदर यू विल हैव द ओल्डेस्ट फॉसिल्स. अब यहाँ से आपको मिल सकता है डायनासोर एंड एवरीथिंग. जितना आप डेप्थ में जाओगे अर्थ क्रस्ट के अंदर वहां से आपको उतना ओल्ड फॉसिल आपको मिलेगा. यहाँ से अगर आप निकालोगे तो यहाँ से आपको रिसेंट जो एनिमल्स होते हैं, हॉर्सेस, बेयर, उनके फॉसिल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. बट अगर आप डीप में जाते हो, राइट, देन यू विल गेट लाइक दिस इज द ओल्डेस्ट एरिया, दिस इज गोइंग टू बी द ओल्डेस्ट रीजन जहां पे आपको बहुत पुराने पुराने फॉसिल्स आपको वहां पे मिल सकते हैं. ठीक है. अब फॉसिल्स को जब आप स्टडी करते हो तो आपको यहाँ पे दो चीजें पता चलती है. एक तो पता चलता है दैट व्हाट काइंड ऑफ एनिमल वाज लिविंग इन दैट टाइम फ्रेम, कौन से टाइम फ्रेम के अंदर कौन सा एनिमल आपको मिल रहा था, एक तो ये पता चलता है. दूसरी चीज आपको पता चलती है कि आपका एनिमल कौन सी कंडीशन में सर्वाइव कर रहा था. याद रखना, जब आप इन रॉक्स की स्टडी करते हो ना, व्हेन यू स्टडी दिस रॉक्स, व्हेन यू स्टडी दिस रॉक्स ओवर देयर, जब ये रॉक के क्रस्ट को आप स्टडी करते हो आपको बहुत कुछ पता चलता है. रॉक के क्रस्ट को जब आप यहाँ पे स्टडी करते हो, यू गेट टू रियलाइज द टेम्परेचर, एनवायरमेंट के साथ आपका वहां पे, वो सब आप पता लगा सकते हो. एक फील्ड होती है जियोलॉजी करके, जब आप रॉक्स को स्टडी करते हो तो यू कैन गेट टू नो नंबर ऑफ थिंग्स. कब बना होगा, कैसे एनवायरमेंटल कंडीशंस होंगे, राइट फ्रेंड्स. कार्बन डेटिंग आप वहां पे करके आप पता लगा सकते हो कि एज कितना है मेरे यहाँ पे फॉसिल का. दैट इज समथिंग ऑल यू कैन डू, राइट. आपने वो एक पिक्चर देखी होगी ना, जुरासिक पार्क, देखी होगी शायद से आप लोगों ने. देखी नहीं देखी? देखनी चाहिए, अगर नहीं देखी तो देखनी चाहिए, राइट. कुछ देख लिया करो ये सब भी. सो जुरासिक पार्क में यू फाइंड दोस पीपल ब्रश से वो फॉसिल्स को हटा रहे होते हैं या मिट्टी हटा रहे होते हैं, वो लोग कर रहे होते हैं. दे आर ऑल माय पैलेंटोलॉजिस्ट. वो सारे आपके पैलेंटोलॉजिस्ट होते हैं एंड द स्टडी ऑफ फॉसिल्स कॉल्ड में पैलेंटोलॉजी. तो उनका वही वहां पे काम होता है. दे स्टडी द फॉसिल्स एंड दे टेल द स्टोरी ऑफ अर्थ हिस्ट्री, राइट. सो रॉक क्रस्ट के अंदर आप यहाँ पे देखोगे तो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड द लाइक प्रिमिटिव एनवायरमेंट. आप प्रिमिटिव एनवायरनमेंट के बारे में काफी कुछ यहाँ पे बता सकते हो. यू कैन टेल अस नंबर ऑफ थिंग्स अबाउट द प्रिमिटिव एनवायरनमेंट के बारे में. आप काफी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो. यू कैन गेट टू नो दैट. ठीक है. अच्छा, अब ये तो बड़ी सिंपल सी बात है. याद रखना, जितना आप डीप में जाओगे उतना पुराना आप यहाँ पे फॉसिल आप वहाँ पे लाइक उतना पुराना फॉसिल आपको मिलेगा. एंड उसके साथ साथ यू कैन गेट टू नो कि कौन से टाइम पीरियड का है. अब जो टाइम पीरियड वाली जो बात है ना, एक टर्म होता है जिसे हम कहते हैं जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, राइट. यू हैव अ जियोलॉजिकल टाइम स्केल. इसको हम अलग से पढ़ेंगे, इसको अभी हमें ये देखना नहीं है, इसको हम अलग से मैं आपको पढ़ाऊंगा. तो ये जो टर्म्स आपके लिखे हुए हैं यहाँ पे, कैम्ब्रियन, पर्मियन, फिर आपने एक और टर्म सुना होगा आइस एज करके, आपने सुना होगा बहुत पहले, कभी ना कभी सुना होगा आइस एज करके. सो दोस काइंड ऑफ टर्म्स विल स्टडी देम सेपरेटली, राइट. जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या होता है हम अलग से पढ़ेंगे. अभी ये साधना दैट फॉसिल्स आर गोइंग टू बी देयर एंड दे आर आल्सो द एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन. तो फॉसिल भी आपके बड़ी एविडेंस होता है आपके इवोल्यूशन के. ये आपके रिसेंट फॉसिल्स हैं, नए वाले, एंड ये है आपके पुराने वाले फॉसिल्स. देखो डायनासोर वाले फॉसिल जो है यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलते हैं, राइट. वैसे ही आपको फॉसिल मिलता आर्कियोप्टेरिक्स का, आपने सुना होगा एक आर्कियोप्टेरिक्स नाम का एक फॉसिल था जो आपको मिला था, विच वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ रेप्टाइल एंड अ बर्ड. और उस फॉसिल को देख के आपने बताया कि एक्चुअली बर्ड्स रेप्टाइल्स में से ही बने हैं. ये बात आपने कभी ना कभी पढ़ी होगी, सुनी होगी, देखी होगी हमेशा, दैट आपके जो बर्ड्स है वो एक्चुअली उनके एंसेस्टर आपके रेप्टाइल्स हैं. और उसका सबसे बड़ा एविडेंस क्या होता है, कोई बताएगा उसका एविडेंस क्या होता है? इफ आई से दैट बर्ड्स हैव इवॉल्वड फ्रॉम रेप्टाइल्स, उसका एविडेंस क्या होता है सर? फॉसिल फ्यूल. फ्यूल? अरे नहीं, और कुछ. आप अगर एक मुर्गी को देखते हो या अगर आप एक क्रो को देखते हो तो क्या उसमें ट्रेट होते हैं जो आपको बता सकते हैं दैट दैट बर्ड हैज इवॉल्वड फ्रॉम द रेप्टाइल? इतनी शांति का एक्सपेक्टेशन तो मैंने नहीं किया था. When you see a bird, there is one trait in the bird which tells us that this bird, like this trait, is something I find in the reptile, and that is why I can say that they have evolved from the reptile. One. बोलो बेटा. चलो मैं बताता हूँ. You will find, अगर आप कभी नोटिस करोगे ना किसी बर्ड को, तो आप नोटिस करना बर्ड के हाइंड लिम्ब के ऊपर, बर्ड के जो हाइंड लिम्ब होते हैं ना, नीचे के जो पैर होते हैं, बर्ड के हाइंड लिम्ब के ऊपर आपको मिलेंगे स्केल्स. और ये वही स्केल्स है जो आपको रेप्टाइल्स के अंदर देखने के लिए मिलते हैं. ये एग्जैक्टली वही स्केल्स होते हैं जो आपको किसी स्नेक के ऊपर, किसी लिजार्ड के ऊपर आपको देखने के लिए आपको मिल जाएंगे. सो व्हेन यू फाइंड स्केल्स ऑन द हाइंड लिम्ब्स, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट माय बर्ड्स हैव एक्चुअली इवॉल्वड फ्रॉम द रेप्टाइल्स. ये बात मालूम होनी चाहिए थी. दिस इज समथिंग आई वाज एक्सपेक्टिंग.
क्या तुम लोग कई बार लाइक ऐसे ऐसे क्वेश्चन आंसर नहीं करते हैं? दिस वाज समथिंग व्हिच इज लाइक जस्ट ट्राई टू इमेजिन, इजंट दैट इज इंटरेस्टिंग टू इवन थिंक? तो छोटा सा बर्ड जो मेरे आसपास घूम रहा होता है उसका एंसेस्टर रेप्टाइल का, एंड बैक देन दे आर द वन हु आर लाइक इसके एंसेस्टर वहां पे, दे आर द वन हु आर शेयरिंग देयर जेनेटिक मटेरियल विद, राइट? So it's quite interesting to even imagine how the things are diverse with the course of time. ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इसमें से क्वेश्चन भी आपके ज्यादा आते नहीं है, बस यू जस्ट हैव टू नो फ्यू थिंग्स दैट यस फॉसिल की स्टडी से यू आल्सो गेट टू नो नंबर ऑफ थिंग्स अबाउट द इवोल्यूशन, कि आपका कैसे आपका एनिमल इवॉल्व हुआ, राइट? या क्या किस टाइम पीरियड में आपका एनिमल वहां पे रह रहा था। जैसे आपने एक पीरियड सुना होगा, जैसे यहाँ पे कई सारे नाम लिखे हुए, जैसे एक और आपका पीरियड है जिसे हम कहते हैं जुरासिक पीरियड। जुरासिक में टर्म इसलिए यूज करो बिकॉज इससे आप वाकिफ होंगे, राइट? सो जुरासिक पीरियड, अब ये वो आपका पीरियड था जहां पे आपको डायनासोर्स मिलते थे देखने के लिए। दिस वाज द पीरियड वेयर यू गेट टू सी द डायनासोर्स इन द पॉपुलेशन, राइट? और ये उसी टाइम पीरियड में थे, उसके बाद वो आपको एक्सटिंक्ट हो गए थे, आफ्टर सम टाइम दे वेंट एक्सटिंक्ट। सो दैट आल्सो यू गेट टू नो कि कौन से टाइम पीरियड पे क्या मिल जाता है, यू गेट टू नो दैट बाय स्टडीइंग द फॉसिल्स। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स स्टडी समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी सुपर इंपॉर्टेंट। अब हम देखते हैं हमारे यहाँ पे कंपैरेटिव एनाटॉमी। एनाटॉमी इज समथिंग, यू नो, इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर को जो आप समझते हो, दैट्स गोइंग टू बी एनाटॉमी। सो यहाँ पे दो टर्म्स आपके सामने, यू हैव अ होमोलोगस स्ट्रक्चर एंड यू हैव अ एनालोगस स्ट्रक्चर, तो इसको हम यहाँ पे देखते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब ये है आपका बहुत इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें से आपके काफी ज्यादा क्वेश्चन बन के आपके आ जाते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस। सो नाउ यू हैव अ टर्म लाइक माय होमोलोगस स्ट्रक्चर। सो लेट्स सी क्या है मेरे यहाँ पे होमोलोगस स्ट्रक्चर। अगर मैं होमोलोगस स्ट्रक्चर की यहाँ पे बात करता हूँ, सो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से यू हैव अ whale as example, then you have something like a cheetah, bat and human being। ये 5 एग्जांपल मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दिए हैं। अब पांचों के अंदर अगर आप देखोगे तो पांचों के अंदर यू विल हैव द 4 limbs। पांचों के अंदर अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ऑल 5 of them will have a 4 limb। इन सबके पास 4 limb, 4 limb मतलब आपका हाथ, राइट? 4 limb will be there। इन सबके पास यहाँ पे 4 limb होगा, और जो 4 लिम्ब का जो स्ट्रक्चर होगा वो आपका यहाँ पे सेम होगा। सो बेसिकली 4 लिम्ब के अंदर आपने पढ़ा होगा आपने 11 के अंदर, यू विल हैव योर रेडियो अल्ना, यू विल हैव योर ह्यूमरस, यू विल हैव योर कार्पल्स, रिस्ट बोन आपकी कार्पल्स होती है, देन यू हैव मेटाकार्पल्स एंड देन फेलेंजेस। तो ये सारे बोन्स आपको यहाँ पे दिखते हैं। यू हैव ह्यूमंस के आर्म के अंदर यू हैव ह्यूमरस, रेडियो अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजेस, ये आपको मिलते हैं ह्यूमन आर्म के अंदर। यही सारे बोन आपको बाकी एनिमल में भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। सेम सेट्स ऑफ बोन यू विल आल्सो फाइंड इन बैट, same set of bone you will find in cheetah and same set of bone you will find in the whale। तो आप देखोगे यहाँ पे कि अगर आप 4 लिम्ब की अगर आप यहाँ पे एनाटॉमी देखते हो तो हम सबकी सेम है। 4 लिम्ब की जो आपके यहाँ पे एनाटॉमी आपके यहाँ पे आ रही है, सो एनाटॉमी जो आपको यहाँ मिलेगी 4 लिम्ब की, हम सब के अंदर वो आपके यहाँ पे सेम होती है। अगर आप व्हेल को भी निकालोगे ना, बस फर्क ये होगा कि बहुत बड़े बड़े होंगे उसके फ्लेंजेस, बट यू विल हैव द फ्लेंजेस, राइट? सो बोथ ऑल ऑफ देम विल हैव द सेम एनाटॉमी। अब अगर उनके सबके पास यहाँ पे सेम एनाटॉमी है, क्या इन सबका रोल यहाँ पे सेम आता है? द आंसर इज नो। हम सब के अंदर चीता, वेल, बैट, ह्यूमन के अंदर हमारा जो 4 लिम्ब का जो एनाटॉमी है वो सेम है। सारे बोन्स हमें वैसे कैसे हमें वहां पे मिल जाएंगे, बस साइज अलग होगा, लेकिन बोन्स आपको वैसे कैसे आपको वहां पे मिल जाएंगे, बट इनका रोल यहाँ पे डिफरेंट होता है। नाउ व्हाट काइंड ऑफ रोल वी आर टॉकिंग अबाउट? अगर मैं वेल की बात करता हूँ तो वेल के अंदर जो 4 लिम्ब होता है, दैट इज समथिंग विल बी यूज्ड फॉर स्विम। ये से हम यूज करेंगे यहाँ पे स्विम करने के लिए। चीता का जो मेरे यहाँ पे 4 लिम्ब होगा, इसको मैं यहाँ पे करूंगा यूज रनिंग के लिए, सो आई बी यूजिंग दिस फॉर रनिंग बिहाइंड द प्रे। मेरा जो बैट का जो 4 लिम्ब होगा, ये कन्वर्ट हो जाता है पिटेजियम के अंदर, इसको हम यूज करते हैं फ्लाइट के लिए, दिस समथिंग यूज फॉर फ्लाइंग पर्पस। एंड ह्यूमंस के पास जो मेरा 4 लिम्ब होगा, दैट इज बीन यूजिंग फॉर यूजिंग द लिफ्टिंग द वेट। तो इसे हम यूज करेंगे यहाँ पे लिफ्ट करने के लिए, वेट या लिफ्ट करने के लिए कोई भी चीज को हम यहाँ पे यूज करेंगे, राइट? दैट इज व्हाट योर 4 लिम्ब इज यूज्ड फॉर। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इवन तो हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन सबका यहाँ पे अलग है। हमारा स्ट्रक्चर तो आपके यहाँ पे सेम आ गया, बट फंक्शन यहाँ पे आपके सारे अलग आ गए। सो यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, व्हेन यू हैव द सेम स्ट्रक्चर, जब आपको यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा तो आपको एक चीज यहाँ पे याद रखना, इवन दो यू हैव अ सेम स्ट्रक्चर, यू विल हैव अ डिफरेंट फंक्शंस, यू विल बी हैविंग डिफरेंट फंक्शंस। अब सेम स्ट्रक्चर और डिफरेंट फंक्शन वाली अगर कोई बात कर रहा है, this is an example of my homology।
This is an example of your homology. This is called as my homology. Same structure but different function. This story over here is called as my homology. ये बात आपको याद रखनी है. और होमोलॉजी पता है आपको एक और चीज बता रहा होता है, दैट ऑल ऑफ अस शेयर अ कॉमन एंसेस्टर. हम सबके यहाँ पे कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर है. हम सब जो यहाँ पे इवॉल्व हुए हैं ना, लाइक अगर देखो सारे मैमल ही वैसे भी, वी मस्ट बी हैविंग अ कॉमन एंसेस्टर. हम सबके कॉमन एंसेस्टर है, उनमें से हम इवॉल्व हुए हैं. सो दिस इज अ क्लियर कट एविडेंस एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ माय होमोलॉजी. तो होमोलॉजी जब भी आपके सामने टर्म आएगा, आप ये देखना एग्जाम्पल जहां पे आपका स्ट्रक्चर सबका सेम होगा, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर आपका सबका सेम होगा, बट फंक्शन वहां पे आपका अलग हो जाएगा. फंक्शन ओवर देयर इज गोइंग टू बी डिफरेंट ओवर देयर, एंड दैट इज द एग्जांपल ऑफ योर होमोलॉजी. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो. एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दूंगा होमोलॉजी का, राइट, जो इनसाइड में मेंशन नहीं है, बट आप यहाँ पे एग्जांपल याद रखना. वन मोर एग्जांपल हियर इज गोइंग टू बी, एक और बहुत अच्छा एग्जांपल आपका जो बन जाएगा वो आपका रहेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेन. अगर मैं ब्रेन की बात करता हूँ, तो मैं ब्रेन की बात करूँ, सो ब्रेन आपको मिलेगा देखने के लिए आपके कई सारे एनिमल्स में. यू विल हैव अ ब्रेन इन द फ्रॉग, you will have a brain in the frog, you will have a brain in the snake, you will have a brain in the bird, and you will also have a brain in the human being. हम सबके पास आपको मिलेगा देखने के लिए आपका ब्रेन, एंड ब्रेन ऑल द ब्रेन विल हैव दो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर आपको मिल जाएंगे. तो फ्रॉग के अंदर भी आपका फोर ब्रेन होगा, हैंड ब्रेन होगा, बर्ड के अंदर भी आपको सेम चीजें आपको मिलेगी देखने के लिए. तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा देखने के लिए कि इन सबका जो स्ट्रक्चर है वो आपका सेम होगा. So all of them will have the same structure, but function यहाँ पे सबका अलग है. सबके ब्रेन का फंक्शन यहाँ पे जो रहेगा वो आपका बहुत अलग रहेगा. मतलब आप एक फ्रॉग से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो लॉजिकल थिंकिंग करेगा या कैलकुलस के सम सॉल्व करेगा, राइट. सो यू विल फाइंड ऑल दिस एनिमल्स विल हैव द सेम स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन, बट दे विल हैव डिफरेंट फंक्शन. फंक्शन यहाँ पे अलग हो जाते हैं. All the animals and the brain will have a different function. Right? The kind of critical thinking human can do, a bird cannot do. जिस तरीके से बर्ड अपने आप को बचाता है अपने आप को प्रेडेटर से, वैसे फ्रॉग अपने आप को बचा नहीं पाता होगा. So this is what you find over here, कि you will have a different function. So यहाँ पे this also becomes example of my homology. This also becomes example of your homology. ये भी आपका एक बहुत बड़ी example आपका यहाँ पे homology का. ठीक है. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बताओ यहाँ पे. Yes, sir. Yes, sir. जरूरी है, ठीक है. दैट्स व्हाई. सो यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे आप फोल्डिंग्स आप यहाँ पे देख पा रहे हो. यू कैन सी अ व्हेल, मैन, कैट, बैट का फोल्डिंग्स आप यहाँ देख पा रहे हो. मैं इसका लेबलिंग यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको. यू कैन सी द ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फिलेंजेस. ये सारे आपको यहाँ पे दिख पा रहे हैं. यू कैन सी ऑल दोस थिंग्स ओवर देयर. और यही सारे बोन्स आपको बाकी सारे एनिमल में भी आपको यहाँ पे दिखेंगे, बट उनका साइज वहाँ पे अलग होगा. हाँ, साइज आपका अलग होगा, बट यू कैन फाइंड ऑल द बोन्स ओवर देयर. अब बैट में देखो कार्पल्स कितने छोटे हैं, बहुत ही छोटे कार्पल्स. आप देखो यहाँ पे दिख भी नहीं रहे आपके कार्पल्स यहाँ पे, दे आर सो स्मॉल, राइट. बैट कभी आपने किसी ने पकड़ा है हाथ में? Has anyone of you have holded the bat in your hand? Yes, sir. मतलब लैब में पकड़ा था या जिंदा पकड़ा था? No, sir. जिंदा. अरे क्या बात है. Zinda. Oh, so if you just hold the bat, you can see all those, like you can actually see the phalanges. आप देख पाते हो वो जो स्किन होती है ना, उसकी एकदम पतली सी स्किन होती है, उसमें वो phalanges आपको दिखते हैं. थोड़ा ध्यान से देखते हो तो इट्स क्वाइट अगेन इंटरेस्टिंग. बट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड, कभी बैट को अगर आप हैंडल करो ना, अपने बेयर हैंड से कभी मत करना, कभी नहीं. बैट ऑलवेज शुड बी हैंडल्ड विद ग्लव्स. बोलो बेटा बोलो. सर वो तो चूहे की तरह दिखता है ना? हाँ, चूहे की तरह दिखता है, बस हाँ, उड़ सकता है. राइट. हाँ, वो चिपक बढ़िया. जाते हैं बहुत बुरी तरह से. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता. ऐसा ये गलत है, ये गलत है. ये सब आप बायोलॉजी के बच्चे बात करेंगे, ऐसा अच्छा नहीं लगता. नहीं चिपकते, ऐसा कुछ नहीं करते वो बेचारे. वो तो देख के भाग रहे होते हमें. बढ़िया. जस्ट एंश्योर दैट यू शुड नेवर टच अ बैट विद लाइक बेयर हैंड्स, कभी नहीं. बैट्स के साथ पता है दिक्कत क्या होती है? बैट्स के अंदर बहुत ज्यादा वायरल लोड होता है. और आप कभी बैट के, अगर आप इम्यून सिस्टम अगर आप कभी पढ़ते हो ना फ्यूचर में, इट हैज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वायरल लोड. मतलब उसमें इतने अलग अलग टाइप के वायरस होते हैं, वो ग्रो कर रहे होते हैं. इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि वायरस इवन तो उसके अंदर ग्रो कर रहा होता है, उसका इम्यून सिस्टम उसे बचा लेता है उस वायरस से. वायरल इन्फेक्शन से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बैट का इम्यून सिस्टम उसे बचा लेता है. बट अगर वो ट्रांसमिट होता है किसी दूसरे एनिमल के ऊपर, देन दैट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न.
इसलिए कभी भी बैट्स को बेयर हैंड से हैंडल नहीं करना होता, राइट? एट अ वेरी फर्स्ट प्लेस ओनली ट्राई टू हैंडल व्हेन इट्स रिक्वायर्ड, बट अगर आप कभी कोई हैंडल करता है तभी यू कैन नॉट शुडंट हैंडल देम विद द बेयर हैंड्स, इट शुड बी ऑलवेज हैंडल्ड विद द ग्लव्स और अंडर सम सुपरविजन, ठीक है? ऑलराइट, सलम खुश हो रही है यहाँ पे। सलम क्या चल रहा है? आई होप सलम ये सब समझ आ रहा है आपको यहाँ पे। सलम समझ आ रहा है ये सब? यस सर। ऑलराइट, सो समथिंग यू हैव टू नो। सो यू हैव अ ह्यूमरस रेडियस ulna, आप यहाँ पे देख सकते हो, एक और पिक्चर मैंने यहाँ पे लगा दी। अब मच मोर बेटर पिक्चर टू सी ऑल दोस बोन्स ओवर देयर, ठीक है? सो दैट इज वी विल गेट टू सी। अब एक और एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं। दिस इज व्हाट वी हैव सीन दिस, राइट? नाउ लेट मी टेल यू वन मोर एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ प्लांट्स। अब प्लांट्स में क्या होता है, यू हैव टू प्लांट्स, यू हैव अ कुकुरबिटा एंड यू हैव अ बोगनविलिया। सो बोगनविला एंड कुकुरबिटा जो आपके यहाँ पे प्लांट है, इनके अंदर आपको दो चीजें मिलती है देखने के लिए। यहाँ पे आपको मिलेगा देखने के लिए आप एक थॉर्न, सो दिस इज गोइंग टू बी द थॉर्न, दिस ओवर हियर इज गोइंग टू बी अ थॉर्न ओवर देयर, राइट? और यहाँ पे आपको मिलेगा ये जो स्ट्रक्चर आपने देखा है, दिस स्ट्रक्चर ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय टेंड्रिल। अब पता है बेसिकली यहाँ पे है क्या, थॉर्न किस में से बना है? थॉर्न आपका बना है यहाँ पे एक मॉडिफाइड ब्रांच में से। सो एक आपकी मॉडिफाइड ब्रांच थी, आपके ट्री के अंदर एक ब्रांच थी, उसको हमने मॉडिफाइड किया, सो इट इज अ दैट्स व्हाई कॉल इट अ मॉडिफाइड ब्रांच। क्लास 2 मिनट वेट करिएगा। आई थिंक सडनली आपको मेरी स्क्रीन या कुछ दिख नहीं रहा होगा, बिकॉज आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही है बाय द वे। मुझे आप लोग की आवाज़ नहीं आ रही, ऑलराइट ठीक है। या एक्चुअली यहाँ पे पावर कट हो चुका है, सो जस्ट गिव मी अ मिनट, आई कनेक्ट विद द या 2 मिनट रुक जाओ। Apparently we are having some good amount of rain right now in the city, so that's why just give me a minute. सर आप दिल्ली में रहते हो? नहीं बेटा, मैं वडोदरा में रहता हूँ, जो थोड़ा दूर है दिल्ली से। एक सेकेंड। मेरे को तो लगा सर आप दिल्ली में रहते हो। नहीं, अगर दिल्ली में रह रहा होता तो मैं क्यों आप लोग से पूछ रहा होता कि बारिश गिरी है क्या, बारिश गिरी है क्या? नहीं, आई वुड, सर ये भी बात है। हाँ वही भी सोचो, लाइक मैं हमेशा पूछ रहा हूँ आके कि क्या बारिश का सीन है। ऑलराइट, सो जस्ट गिव मी अ मिनट। Okay. All right, so I have been connected. Just give me a minute. I think I should be able to join now. Hopefully. तब तक आप अपने सवाल पूछ सकते हो. I can hear you. If you have any kind of questions, you can just go ahead and ask your questions until I'm myself. यस सर। बोलिए सलाम, बोलिए क्या कहना चाहते हो आप? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं बोलना। ऑलराइट, ठीक है. ओके, सो आपको मुझसे पूछना था फ्रेंड्स, यू आर आस्किंग समथिंग एल्स टू समवन एल्स. कौन है? ऑलराइट, ठीक है. सो आई गेस आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है. यू वोंट बी एबल टू, अच्छा पहले बिफोर वी मूव फॉरवर्ड एक और चीज बताना चाहूंगा कि आप लोगों का कल फिजिक्स का क्लास होगा. सो बेसिकली स्नेह मैम अभी आएंगे एंड आई थिंक वो आपके साथ एक लिंक शेयर करेंगे पीडीएफ, जहाँ पे विल गेट टू नो कि कुछ बच्चों को स्पेसिफिकली बुलाया गया है फिजिक्स के क्लास के लिए, कंसिडरिंग कि उनको थोड़ी हेल्प की जरूरत है इसलिए. सो शी विल शेयर द डिटेल्स विद यू, ठीक है? देन यू कैन ज्वाइन दोस फिजिक्स क्लास एंड यू कैन गेट योर थिंग्स क्लियर. वो 4 बजे से होंगी आई थिंक. स्नेह मैम आपसे वो डिटेल शेयर करेंगी. तब भी जो मैंने आपको बताया वो याद रखना, राइट? डोंट डू दैट कि हमें तो कुछ बताया नहीं था सर ने. हाँ या हाँ प्लीज. सो या देयर विल बी अ क्लास फ्रॉम टुमारो फ्रॉम 4 to 6 एंड देयर विल बी सम सिलेक्टेड स्टूडेंट्स जिनको तो आना ही है. दैट इज समथिंग स्नेह मैम इज गोइंग टू शेयर दैट विद यू, राइट? ओके, सो अब आपको यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है. मैंने अपने आप का लाइक कैमरा ऑफ करा हुआ है बिकॉज वैसे भी अंधेरा है, यू कैन नॉट सी एनीथिंग. एंड चलिए, ओके, लेट मी या जस्ट गिव मी अ मिनट. तो ये हमने यहाँ पे देख लिया, ये भी हमने यहाँ पे देख लिया. सो दीज आर द थिंग्स वी हैव अंडरस्टूड.
आई होप आप लोगों को मेरी आवाज भी क्लियर कट आ रही है। अगर कोई दिक्कत आ रही है आवाज को लेकर भी तो भी बता दीजिएगा। नहीं सर, आवाज क्लियर है। सर आ रही है। सर आवाज तो क्लियर है। सर होमोलॉजी को डाइवर्जेंट अभी आएगा बेटा, अनुष्का भी आएगा। यस आएगा आएगा व्यू आएगा। ऑलराइट ठीक है। ओके नाउ जस्ट या लेट मी नेविगेट थ्रू द डार्कनेस एंड या ठीक है। सो नाउ व्हाट यू आर फाइंडिंग ओवर हियर इज ना कि आपका यहाँ पे यू हैव अ मॉडिफाइड ब्रांच। इन दो प्लांट के अंदर आपको यहाँ पे कहेंगे यू विल हैव अ मॉडिफाइड ब्रांच, और इस मॉडिफाइड ब्रांच में से आपका क्या बन रहा है, एक प्लांट में आपका बन रहा है यहाँ पे थॉर्न, और दूसरे प्लांट के अंदर आपका यहाँ पे बन रहा है आपका टेंड्रिल। ठीक है, लेकिन ये बन किस में से है एक्चुअली में, ये बन रहा है आपके यहाँ पे एक मॉडिफाइड ब्रांच में से। सो अब आप ये बात को समझो कि इन दो प्लांट के अंदर जो कॉमन चीज है वो आपका यहाँ पे है ये मॉडिफाइड ब्रांच, राइट। सो बेसिकली दोनों जो आपके स्ट्रक्चर है, चाहे वो मेरा यहाँ पे थॉर्न हो गया या मेरा यहाँ पे टेंड्रिल हो गया, ये दोनों आ कहां से, दे आर कमिंग फ्रॉम अ वन टाइप ऑफ माय ब्रांच। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगेन दे हैव अ सेम स्ट्रक्चर। इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर आपका जो यहाँ पे वो इनका सेम है, बस बात यहाँ पे ये हो रही है कि आगे जाके वो स्ट्रक्चर थॉर्न बना रहा है, और थॉर्न का काम कुछ और ही होता है। थॉर्न इज नोन टू गिव अस सम काइंड ऑफ प्रोटेक्शन। थॉर्न इज नोन टू गिव अस सम काइंड ऑफ प्रोटेक्शन। और जो आपको जो टेंड्रिल आपका यहाँ पे होता है, इट इज नोन टू हेल्प द प्लांट टू ग्रो, राइट। ये एक्चुअली हेल्प करता है, ये क्लाइंब करने के लिए हेल्प करता है। इट इज गोइंग टू हेल्प द प्लांट टू क्लाइंब, हेल्प द प्लांट टू क्लाइंब। ठीक है, तो ये बात रखना कि टेंड्रिल का काम कुछ और होता है यहाँ पे, इसका फंक्शन यहाँ पे अलग हो जाएगा, और थॉर्न का काम यहाँ पे बिल्कुल आपका अलग होता है। यू नो दैट थिंग। सो दिस ऑल्सो बिकम्स एग्जाम्पल ऑफ माई होमोलॉजी। ये भी मेरा यहाँ पे बनेगा एग्जाम्पल ऑफ माई होमोलॉजी। सो दिस इज ऑल्सो क्लियर कट एग्जाम्पल ऑफ योर होमोलॉजी का, ये एग्जाम्पल आपका यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या है मेरा एग्जाम्पल। लेट्स मी जस्ट एक सेकेंड। So thorn of bougainvillea and tendril of cucurbita are also going to represent the study of your homology. So they are going to tell you something about the homology. Same structure, but function इनका यहाँ पे अलग हो जाता है. They will turn into a different, they will show the different function. So that's going to be an example of your homology. अब ये बात तो हमने देख ली कि homology मतलब same structure, different function. हमने 3 एग्जाम्पल यहाँ पे देखे. Brain of the vertebrates हमने एक बार यहाँ पे देख लिया. उसके साथ हमने यहाँ पे देखा हमारा यहाँ पे 4 limb of different mammalian, वो हमने देखा. And then we have also seen something in terms of the plant, right? So बोगेनविला और हमारा जो दूसरा प्लांट था वहां पे कुकुरबिटा, उसका हमने यहाँ पे एग्जांपल देख लिया. अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, उस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा. लेट मी टेल यू वन थिंग ओवर हियर. हितेश अभी यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है? So now what will be happening here is you will find there's a term called as my divergent evolution. The term called as your divergent evolution. इसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि आपका टर्म यहाँ पे है क्या. अगर मैं बात कर रहा हूँ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के बारे में, तो आप इसको पहले आप समझो व्हाट डज दिस टर्म सिंपली मींस. ये टर्म आपको ये कह रहा है कि देयर मस्ट बी अ कॉमन एंसेस्टर. एक आपका एक कॉमन एंसेस्टर आपका यहाँ पे होगा, कोई ना कोई आपका कॉमन एंसेस्टर आपका वहां पे होगा, या कॉमन ट्रेट होगा. कॉमन ट्रेट या कॉमन एंसेस्टर आपका है, उसमें से एज पर द एनवायरमेंट आपकी अलग अलग स्पीशीज आपकी बन के निकलती है. कॉमन एंसेस्टर है आपका यहाँ पे, और एज पर द एनवायरमेंट आपकी अलग अलग स्पीशीज आपकी बन के निकल रही है. आपकी अलग अलग स्पीशीज आपके यहाँ पे बन के निकल रही है, और वो अलग अलग एनवायरमेंट के हिसाब से आपके वो रह रही है. अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो फॉर एग्जांपल अगर एक कोई कॉमन एंसेस्टर है बर्ड्स का, उसमें से एक बर्ड की स्पीशीज निकल रही है जो सिर्फ कंज्यूम करती है इंसेक्ट को. फिर कोई बर्ड की स्पीशीज आपके यहाँ पे निकल रही है जो सिर्फ आपका पानी में रहती है. एज पर दैट उन्होंने अपना आप पे अडेप्ट कर लिया. सम बर्ड्स लिविंग इन वाटर, सो यू हैव सम वाटर बर्ड्स ओवर देयर. ये आपके कुछ यहाँ पे वाटर बर्ड्स हो गए. या कोई आपकी ऐसी स्पीशीज निकल के आ रही है आपके बर्ड्स की जो आपकी डेजर्ट में रहती है. अगर वो बर्ड आपकी डेजर्ट में रह रही है तो उसके पास उस टाइप के अडेप्टेबिलिटी आपको वहां पे देखने के लिए मिल जाएगी. तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है कि एक कॉमन एंसेस्टर में से चीजें अलग जा रही है, दूर दूर जा रही है, डाइवर्ज हो रही है. तो ये जो आपको यहाँ पे मिल रहा है ना, दिस इज एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंस. आपका एक कॉमन एंसेस्टर आपका यहाँ पे है, उसमें से आपका एज पर द अडेप्टेबिलिटी, एज पर द एनवायरमेंट, यू आर फाइंडिंग द थिंग्स आर गेटिंग डाइवर्ज्ड. चीजें आपके यहाँ पे डाइवर्ज हो रही है. यू आर फाइंडिंग द थिंग्स आर गेटिंग डाइवर्ज एज पर देयर अडेप्टेबिलिटी, एज पर देयर एनवायरमेंट. तो सबका यहाँ पे एनवायरमेंट अलग अलग हो गया, तो उस हिसाब से वो लोग वहां पे जाके अडेप्ट करेंगे. कोई बर्ड होंगे जो रहते होंगे आपके माउंटेन्स के अंदर, सो यू हैव सम बर्ड्स हु आर लिविंग इन द माउंटेन्स, तो वहां के हिसाब से वो लोग अपने आप को वहां पे अडेप्ट कर लेंगे. So this becomes an example of my divergent evolution. अब सेम चीज आपको मिलती है आपके
आर्म के साथ, जो आपका फोर लिम्ब था, उसके अंदर भी आपको सेम चीज यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ मिल रही है। और फोर लिम्ब जो आपका यहाँ पे, लेट्स से वी हैव अ कॉमन एंसेस्टर फॉर द फोर लिम्ब, राइट, वी हैव अ कॉमन एंसेस्टर ओवर देयर फॉर द फोर लिम्ब। लेकिन उसमें आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है देखने के लिए, व्हाट यू आर एबल टू सी इन दिस, कि कॉमन एंसेस्टर तो हमारा था फोर लिम्ब वाला, लेकिन इसके अंदर आपको क्या मिला कि एज पर द अडेप्टेशन इन द एनवायरमेंट आपका फोर लिम्ब कन्वर्ट हो गया। तो वेल के अंदर फोर लिम्ब आपका अलग होता है, राइट, जिसकी हेल्प करता है वो स्विमिंग करने के लिए। आपका जो बैट होता है उसके अंदर फोर लिम्ब आपका अलग होता है, विच इज यूज फॉर द फ्लाइट के लिए। आपका जो चीता होता है उसके अंदर फोर लिम्ब का काम अलग हो जाता है, दैट इज बीन यूज फॉर रनिंग पर्पस के लिए। तो दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ माई डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो आपको हमेशा याद रखना है कि डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के अंदर याद रखना यू विल हैव द कॉमन एंसेस्टर, और उसमें से चीजें डाइवर्ज होती है। डाइवर्जन मतलब अलग होना, डाइवर्जेंस मतलब अलग होना, राइट, कॉमन एंसेस्टर से, और वो चीजें आपको यहाँ पे होते हुए मिलेगी। सेम चीज आपको मिल रही है आपके वो प्लांट के साथ भी। एक सिंपल स्टेम मॉडिफाई हो गया और उसने कुछ और बना दिया। एक सिंपल जो आपका स्टेम था, राइट, वी हैव अ स्टेम एज अ कॉमन एंसेस्टर, अगर हम यहाँ पे से लेते हैं तो एक सिंपल स्टेम में से आपको काफी चीजें आपको मिल रही है। यू आर फाइंडिंग कि आपका थॉर्न बन रहा है उसमें से, राइट, एज पर द रिक्वायरमेंट, उसमें से आपका टेंड्रिल बन रहा है। सो दीज आर ऑल गोइंग टू बी एग्जांपल ऑफ माय डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। ये सारे मेरे एग्जांपल बनते हैं मेरे यहाँ पे डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के। क्या ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। मैं काम करता हूँ, मैं आपको यहाँ पे ना एक स्टेटमेंट दिखाता हूँ। लेट मी शो यू वन स्टेटमेंट ओवर हियर। ये सब हम साइड में रखते हैं। लेट मी क्विकली शो यू वन स्टेटमेंट इन दिस। ये स्टेटमेंट को हम यहाँ पे देखते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम, ये है स्टेटमेंट मेरी डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की। द प्रोसेस बाय व्हिच डिफरेंट ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैविंग कॉमन एंसेस्टर डेवलप डिफरेंट ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक्स टू अडैप्ट टू अ चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन। जो मैंने आपको बोला वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है इन अ फॉर्मल स्टेटमेंट। आपकी यहाँ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैविंग कॉमन एंसेस्टर, और वो लोग अपने आप को अडैप्ट करते हैं एज पर द चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर, उनको ट्रेट्स मिलते हैं, and needs to be known as, this is to be known as your divergent evolution, right? This is going to be called as my divergent evolution. अब याद रखना हमेशा homology is an example of, homology के साथ आप क्या रखना, homology is also going to be the example of your divergent evolution. So homology is also going to be the example of your divergent evolution. तो ये चीज दिमाग में बिठा लो, homology के साथ ये वाला टर्म ही आपका हमेशा लगेगा, ठीक है? तो ये चीज आपको यहाँ पे ऐड करनी है, दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो। अब एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ मुझे यहाँ पे। आई वांट एक दो क्वेश्चन तो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, सारे नहीं कर पाओगे लेकिन एक दो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब ये वाला क्वेश्चन आप आराम से देखो यहाँ पे, एंड देन रेज योर हैंड। क्वेश्चन काफी अच्छा है। Which of the following refers to the correct example of organism which have evolved due to changes in the environment brought about by anthropogenic action? अब मैं आपको यहाँ पे हेल्प करता हूँ। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का मतलब यहाँ पे होता है आपका एक्शन जो आपका ह्यूमंस की वजह से हो रहा है। एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्शन, दैट मींस ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्शन। तो आप बताइए इनमें से कौन से इवोल्यूशन आपको यहाँ पे होते हुए दिख रहे हैं जो ह्यूमंस के इंटरवेंशन की वजह से आपके यहाँ पे हुआ है। सो आपको हैंड रेज करना है, आराम से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सो प्लीज रेज योर हैंड टू आंसर दिस। एक सेकंड बेटा, मुझे आपके हैंड रेज दिख क्यों नहीं रहे? सब लोग हैंड रेज करिए एक बार, फिर हैंड रेज करिए। I cannot see right now people raising their hand. Alright, ठीक है, अब दिखा। ओके, बाकी लोग भी आराम से सोचो इस बात को कि आपके पास यहाँ पे 4 स्टोरीज लिख के रखी हुई इन लोगों ने, आपको बताना है ह्यूमन के इंटरवेंशन के वजह से कितने हैं जहां पे आपका ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होते हुए आपको यहाँ पे दिख रहा है। जो रियल सेंस में जो इवोल्यूशन होता है वो ह्यूमन के इंटरवेंशन की वजह से आपका यहाँ पे हो रहा है। सो नाउ यू कैन टेल मी। ऑलराइट, तो ठीक है, बताइए मुस्कान कुमारी, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? सर ऑप्शन सी। मुस्कान कुमारी को आप यहाँ पे ऑप्शन सी लग रहा है। प्रिंस आपको क्या लग रहा है? सर सी। आपको यहाँ पे भी। मिसबा क्या लग रहा है आपको? मिसबा बताइए। ऑप्शन सी। राइट, और ऑप्शन सी आप जो 3 लोग सब लोग आई थिंक इसके साथ एग्री करेंगे, दैट्स गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। आपका स्टेटमेंट 2, 3 एंड 4 आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ माय ह्यूमन इंड्यूस्ड इवोल्यूशन ओवर हियर। हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीड्स, मतलब आपने हर्बिसाइड्स यूज करना चालू किया, एक टाइम के बाद वीड्स के ऊपर उनका कोई असर होना बंद हो गया। समझो इस बात को कि आपने हर्बिसाइड यूज करना चालू किया और एक टाइम के बाद आपके वीड्स के ऊपर उनका असर होना बंद हो गया। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ माय ह्यूमन इंड्यूस्ड इवोल्यूशन। ह्यूमन कैसे एक तरीके से हुआ है। ड्रग रेजिस्टेंट यूकैरियोट्स, ड्रग्स आपने यूज करना चालू किया, जैसे आप डीटी का एग्जांपल अपना ले लो वहां पे, और उन्हें मारने की कोशिश की आपने मॉस्किटो को, लेकिन वो नहीं मरे, एक टाइम के बाद वो वहां पे बच गए, रेजिस्टेंट हो गए, दैट इज आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल। और जो भी आप ब्रीड्स बनाते हो ना डॉग्स की,
पोमेरियन, लैब्राडोर, अकीता, जो भी आप यहाँ पे ब्रीड्स बना रहे होते हो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की, डॉग्स की, दैट इज ऑल्सो ह्यूमन इंड्यूस्ड इवोल्यूशन. So these are the three examples which are going to be a real example. So that's something we'll get to see, right? So that is something you have to know. अभी मैं इसके beyond अभी यहाँ पे एक दो क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ. इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? The similarities of the bone structure in the forelimb of the many vertebrates is an example of. Please raise your hand to answer this. Take your time and then raise your hand. बताइए आयुषी, क्या लग रहा है आपको? सर ऑप्शन ए. ऑप्शन ए. डिम्पल, आपको क्या लग रहा है? ओके, डिम्पल का आज माइक अनम्यूट नहीं हो सकता. ओके, गॉट इट. तमन्ना, आपको क्या लग रहा है? तमन्ना बताइए क्या होगा इसका आंसर. ओके, ठीक है. अच्छा, मेरी आवाज आ भी रही है, नहीं आ रही आप लोगों को? पहले ये बता दो. आवाज आ रही है? और एक पीयूष बता दो बेटा, इसका आंसर क्या होगा? सर ऑप्शन ए. ऑप्शन ए विल बी द एग्जांपल. और पीयूष फटाफट मुझे एग्जांपल भी आप बता दो, दो तीन एग्जांपल बता दो मुझे, होमोलॉजी के एग्जांपल बता दो आप मुझे सर जल्दी ऑप्शन से. ए. ऑप्शन ए आपने बता दिया. पीयूष, आई वांट टू नो दैट व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ होमोलॉजी. मैं सर जैसे बेल, चीता और बैट ह्यूमन के वो जो फोर लिम्ब होते हैं उनके सेम स्ट्रक्चर होते हैं पर फंक्शन अलग अलग होते हैं. ठीक है, एक वो हो गया. और एग्जांपल एक और बताओ मुझे. सर ब्रेन का जैसे फ्रॉग और स्नेक और बर्ड के अंदर सेम स्ट्रक्चर होते हैं पर डिफरेंट फंक्शन होते हैं. ठीक है, ऑलराइट, बढ़िया. अब मुझे प्रियांशी आप बता दो एक और एग्जांपल. दो एग्जांपल बता दिए उसने, एक एग्जांपल और बता दो प्रियांशी होमोलॉजी का. सर बोगनविलिया और क्यूक्यूरीबिटा. हाँ, उसमें क्या होता है? सर उसमें जो मॉडिफिकेशन होती है ब्रांच की वो होती है, पर दोनों का काम अलग होता है. एक में थॉर्न होता है और एक में टेंड्रिल्स होते हैं. राइट, सो दे हैव सेम स्ट्रक्चर. राइट, ठीक है. सो दैट इज समथिंग वी हैव डन. तो ये चीज हमने यहाँ पे देखी है, ये चीज आपको यहाँ पे मालूम होनी चाहिए. ठीक है, अभी हम इसके बियॉन्ड नहीं जा रहे. मुझे एनालॉजी आज मैं आपको नहीं करा रहा. आई एम गिविंग यू सम टाइम कि आप अपने डाउट्स अपने यहाँ पे आप क्लियर कर सकते हो. यू कैन या शेयर योर डाउट्स विद मी. सो दैट इज समथिंग वी हैव डन. ये चीज हमने यहाँ पे हमारी कवर की है. सो दीज आर द थिंग्स व्हिच वी हैव कवर्ड आज के क्लास में. वी हैव डन द होमोलॉजी. और याद रखना, होमोलॉजी इज एग्जांपल ऑफ माय डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. ठीक है, और उसके साथ साथ वी हैव आल्सो कवर्ड समथिंग इन टर्म्स ऑफ थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. हमने इवोल्यूशन के कई सारे एग्जांपल यहाँ पे देख लिए. तो यू शुड बी वेरी मतलब शुड बी क्लियर इवोल्यूशन वाली कहानी क्या होती है. सो दैट शुड बी आल्सो क्लियर टू यू. सो याद रखना, ये अभी हमने यहाँ पे कहानी देखी है ना इवोल्यूशन की, ये आपको याद रखनी है. याद रखनी है इन द सेंस यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर. अब जब आप पीछे आते हो देन यू अंडरस्टैंड द टर्म. अब जब आपको ये टर्म आपके सामने आ रहा है, डिसेंड विद मॉडिफिकेशन, नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट दिस एक्चुअली मींस. जो भी हमने यहाँ पे तीन कहानियां देखी थी ना, दैट सिंपली मीन्स योर डिसेंड विद मॉडिफिकेशन. डिसेंड मतलब नया प्रोजीनी, नया पॉपुलेशन, और नया पॉपुलेशन विद थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ. और वो मॉडिफिकेशन जो आपका होता है वो आपके लिए एडवांटेजेस होता है आपके एनवायरनमेंट के अंदर. सो सबसे सिंपल टर्म जो होता है एवोल्यूशन को बताने का इज गोइंग टू बी डिसेंड विद मॉडिफिकेशन, हैविंग अ प्रोजेनी विद सम काइंड ऑफ वेरिएशन, एंड दैट वेरिएशन इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर द पॉपुलेशन एंड द इन देयर फ्यूचर. सो ये चीज आपको यहाँ पे समझिए. तो ये तीन स्टोरीज याद रखना एंड अंडरस्टैंड व्हाट डार्विन डिड. अच्छा, डार्विन के शिप का नाम क्या था जिसमें वो तैर के गए थे, जिसमें वो मतलब बैठ के गए थे? HBG. Beagle was the name of the ship. कितने साल के लिए गए थे वो? 5 years. 5 years. बहुत टाइम हो गया ये. उन्होंने बुक लिखी थी, बुक का नाम क्या था? Origin of the species. राइट, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज. अब मुझे बता दो उन्होंने सर आपकी वॉइस नहीं आ रही. सर वॉइस नहीं आ. अच्छा, मेरी वॉइस. ऑलराइट, रुक जाओ. सो यू हैव एल्फ्रेड वॉलिस भी आपके थे वहां पे. एक सेकंड रुक जाओ बेटा, एक सेकंड रुक जाओ. लेट मी जस्ट जॉइन फ्रॉम द. आई डोंट इवन हैव. अभी भी मेरी आवाज नहीं आ रही क्या बेटा? अभी भी नहीं आ रही मेरी वॉइस? सर तो एल्फ्रेड वॉलिस नाम याद रखना. ही वाज द वन हु एक्चुअली एंश्योर्ड दैट कि आपका you have this. He was also doing the same thing basically. He was also doing the same thing over there. So these are the stories you have to know. ये भी कहानी याद रखना, कहानी of your bacteria and the antibiotic resistant genes, right? ये भी आपको याद रखना है. इसको आप और अच्छे से समझोगे अपकमिंग क्लास के अंदर, आपसे और अच्छे से समझ पाओगे. So these are the stories याद रखना. एक पॉपुलेशन में ओवर प्रोडक्शन, वेरिएशन, कंपटीशन हमेशा रहेगा.
और ये होता ही है, दैट एक्चुअली लीड टू द सर्वाइविंग एनिमल जो आपका फिट होगा इन टर्म्स ऑफ नेचर, और वो आपका वहां पे जिंदा रह पाता है। सो ये आपको याद रखना। अब इसका आपको असाइनमेंट मिलेगा 8-9 क्वेश्चन का, तो प्लीज कर लेना। असाइनमेंट के अंदर काफी 1-2 क्वेश्चन होंगे स्टेटमेंट वाले, तो उन्हें ध्यान से करना, जस्ट मेक श्योर यू डू देम केयरफुली। और जितना हमने अभी तक किया ना वो एक बार एनसीईआरटी में से पढ़ लो, राइट, जस्ट गो टू द पोर्शन वी हैव डन बाय पर। यहाँ पे आपका फॉसिल्स के अंदर याद रखना, इसमें एक होता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, वो हम अलग से पढ़ेंगे, इसको हम अलग से पढ़ेंगे, जिसमें से क्वेश्चन आते हैं आजकल, वो इसमें से भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये भी हम पढ़ेंगे, लेकिन वो एडिशनली हम अलग से पढ़ेंगे, बिकॉज दैट्स नॉट इन एनसीईआरटी, तो हम सेपरेटली पढ़ेंगे। ओके, सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। अच्छा, एक और बात बताओ मुझे, अच्छा नाउ बियॉन्ड दिस, पहली चीज आई थिंक मैं ऑलरेडी आपको रिपीट कर चुका हूँ दैट यू हैव अ क्लास ऑन फ्राइडे। मुझे आपसे एक चीज यहाँ पे जाननी थी आप लोगों से। नाउ टेल मी समथिंग ओवर हियर, जस्ट वेट अ मिनट। आप लोगों के